नमस्कार, सब बच्चों का स्वागत है। माइक ठीक लग गया होगा शायद। कैसे हो भाई? एकदम मजे में। आज सॉल्ट का आखिरी लेक्चर है, आज के बाद टाटा बाय बाय, है ना। लेकिन आप सॉल्ट को टाटा बाय बाय मत कह देना। सॉल्ट का आज लेक्चर आखिरी है, लेकिन आज से ही आपको ये इंश्योर कर लेना है कि सॉल्ट का अगर एक भी क्वेश्चन आया ना तो उसको अपनी इज्जत बना लो कि यार ये गलत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। सॉल्ट का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि दूसरों के भले गलत हो जाए, वैसा नहीं, बट थोड़ा टाइम अलॉट कर दो यार सॉल्ट के लिए। रोज का 10 मिनट काफ़ी है, रोज का 10 मिनट बस। दैट्स व्हाट आई डिमांड। एक भी दिन ऐसा नहीं जाए कि हमने आज सॉल्ट को बिल्कुल नहीं देखा फिर भी हमें सब कुछ याद है। तो फिर मज़ा आएगा। फिर थोड़े दिनों बाद में सब निकल जाएगा। ये सॉल्ट जो है ना वो H3BO3 की तरह होता है, स्लिपरी सॉलिड। स्लिप कर जाता है फटाफट, कभी हाथ से स्लिप करता है, कभी दिमाग से स्लिप करता है, एकदम स्लिपरी। चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हमें करना है वेट टेस्ट, और वेट टेस्ट करने कैटायंस के लिए करते हैं वेट टेस्ट, राइट। तो देखो ये सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर 7 वेट टेस्ट ऑफ कैटायंस ग्रुप 1। आज होगा प्रभात। पहले याद करवा दी यार, वो याद करके आना पहले वाले। एक तो ये ना जो नए नए लोग आ जाते हैं कि हाँ डायरेक्टली हम 7वां लेक्चर देखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, तो 1 के बाद में होता है 0, उतने नंबर काउंट कर लेना। फिर ये उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं है, अपने सीधी गिनती करो। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7। एक फर्स्ट लेक्चर किया तो सेकंड करो तो थर्ड करो तो फोर्थ, ऐसे ऐसे कूद कूद के नहीं आना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और ये क्या है ये क्या है, तो ये क्या है तो पहले आप खुद को देख लो कि हम क्या है। पहले लेक्चर करो पहले वाले, ठीक है ना, ढंग से लेक्चर करो, उसके बाद में ही देखो। स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 आज होगा प्रभात ग्रुप 1 कैटायंस का होता है, जिसमें ग्रुप रिएजेंट होता है HCl डालेंगे तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। तीनों व्हाइट पीपीटी होते हैं, लास्ट टाइम में बताया था तीनों व्हाइट पीपीटी होते हैं। लेकिन ये वाला कंपाउंड अमोनिया में घुल जाता है, ये अमोनिया में घुल जाता है। ये वाला जो है वो गर्म पानी में घुल जाता है, हॉट वाटर में घुल जाता है, गर्म पानी में घुल जाता है, और ये किसी में नहीं घुलता है। बीच वाला जो मरकरी है, मरकरी का क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये किसी में नहीं घुलता था, न तो गर्म पानी में घुलता है और ना ही अमोनिया में घुलता है। PbCl2 अमोनिया में नहीं घुलता है, PbCl2 गर्म पानी में, गर्म जल में, ठंडे जल में नहीं घुलेगा बेटा, ठंडे जल में नहीं घुलेगा, है ना, ठंड के कारण सिकुड़ जाएगा और नहीं घुलेगा। तो ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, गर्म पानी में घुल जाएगा। और आज यानी कि AgCl का पीपीटी जो है वो अमोनिया में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण घुल जाता है। इतना मैंने बता दिया था कि नहीं? यस, बता दिया था। अब मैंने जो तरीका मैंने अभी से बताता आया हूं कि हमने पहले तो OS प्रिपेयर किया था, जो सॉल्यूशन था ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसको OS कहते हैं। जो हमें सॉल्ट सबसे पहले दिया गया कि लो टेस्ट करो, हमने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं। गर्म पानी किया, नहीं पहले ठंडे पानी में घोला, ठंडे पानी में घुल जाता है जनरली, तो थोड़ा सा गर्म करने पे तो घुल ही जाता है, नहीं तो HCl HNO3 या एक्वा डाल के घोल देते हैं, उसको OS बोलते हैं। OS में हम मिलाते हैं ग्रुप रिएजेंट। सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे HCl, क्योंकि हम ग्रुप 1 का टेस्ट कर रहे हैं। पीपीटी अगर आएगा तो हम टेस्ट करेंगे ग्रुप 1 का। उस पीपीटी में ये देखेंगे कि आज या होगा या प्रभात कौन है, और जो फिल्ट्रेट है उसको सुरक्षित रखेंगे कौन से ग्रुप के लिए, ग्रुप 2 के लिए। तो अब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं ग्रुप 2। तो चलते हैं बेटा ग्रुप 2 में। तो आज के लेक्चर में आपका सबका स्वागत है, और ग्रुप 2 में अपन मूव कर रहे हैं। ये रहा ग्रुप 2। नीट यूजी के सिलेबस में ये दोनों हैं। वैसे तो ग्रुप 2 में होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास है, और फिर जब पढ़ता है रेड प्रेसिपिटेट, जब गाल पे पड़ता है तो आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा वाला भी है। सेकंड ग्रुप में खूब सारे कैटायंस है बेटा, लेकिन उन सब में से हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। तो बेटा हमें मेहनत सिर्फ इन दोनों पे करनी है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी समवेयर एल्स। बस लेड और कॉपर पे। लेड की रिएक्शन मैंने पिछली बार करा दी थी, उनको रिवाइज कर लेना, वही काम की है बस। अगर आप बोलोगे नहीं सर लैब में कैसे करते हैं, तो लैब का तरीका मैंने बता दिया है। मेथड क्या है? फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1। अब ये मत पूछना फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1 क्या है। जो छन के नीचे आया, जो पीपीटी आ गया, वो तो ग्रुप 1 का टेस्ट कर लिया। जो छन के नीचे आया वो कह रहा था फिल्ट्रेट, छनित बोलते हैं हिंदी में उसको। ग्रुप 1 का जो फिल्ट्रेट है उससे ग्रुप 2 का टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो ग्रुप 2 का रिएजेंट ये रहा, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब चूंकि HCl हम पहले ग्रुप में डाल चुके हैं तो HCl सॉल्यूशन में होती है, तो मैंने लिख दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से सॉल्यूशन में है। ग्रुप 1 में डाली थी ना बेटा, निकाली थी ना मैंने हमने।
तो इसका मतलब HCl अंदर है। तो HCl के प्रेजेंस में H2S जब पास करते हैं तो हम एसिडिक मीडियम में इसलिए पास करते हैं क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए। कॉमन आयन इफेक्ट से सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे, बता दिया था। जो ग्रुप सेकंड के लिए काफी रहेंगे, इन दोनों के लिए काफी हैं, लेकिन बाकियों के लिए काफी नहीं है। तो इसका मतलब H2S एसिडिक मीडियम में क्यों पास करते हैं, उसका रीजन देख लीजिएगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बने उसके ऊपर, तो ध्यान रखना इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। व्हाई एसिडिक मीडियम इज यूज्ड, व्हाई एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, राइट। तो H2S जैसे पास करेंगे, इन दोनों में से कोई भी हुआ तो ब्लैक पीपीटी आएगा बेटा। अगर लेड या कॉपर में से कोई भी हुआ तो ब्लैक पीपीटी आएगा, क्योंकि पीबीएस भी ब्लैक होता है, COS भी ब्लैक होता है। मैंने कहा था अधिकांश जो होते हैं सल्फाइड वो ब्लैक होते हैं, जिंक को छोड़ के। जिंक वाला जो होता है, कैडमियम वाला येलो होता है और जिंक वाला व्हाइट होता है। जिंक एकदम उजला, जिंक एकदम उजला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ZnS व्हाइट पीपीटी होता है, कॉपी में लिखते रहना बेटा, ZnS व्हाइट पीपीटी होता है। अभी थोड़ी देर बाद काम आ जाएगा। अभी फिलहाल ये ध्यान रखो, अधिकांश पीपीटी, अधिकांश सल्फाइड्स काले होते हैं, लेकिन CDS एक्सेप्शन है, वो येलो है और ZnS व्हाइट है, राइट। अब आते हैं इस पे, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं उन दोनों का, तो बेटा उन दोनों में से कोई भी हुआ तो कौन सा पीपीटी आएगा, ब्लैक पीपीटी आएगा। लेड हुआ तो PBS होगा, कॉपर है तो COS होगा। ये कौन सा पीपीटी होगा, ब्लैक पीपीटी होगा। कौन सा पीपीटी होगा, ब्लैक पीपीटी होगा। ब्लैक पीपीटी का टेस्ट क्या है, ब्लैक पीपीटी आया। अब ब्लैक पीपीटी इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो टेस्ट कैसे करेंगे भाई, लेड है या कॉपर है। टेस्ट कैसे करें, HNO3 में घोलो। अगर HNO3 में घोलते हैं और घुल गया तो कोई भी हो सकता है, यहां से कंफर्म नहीं है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि कॉपर और पीपीटी तो जनरली नाइट्रिक एसिड में घुल जाते हैं ना बेटा। पीपीटी जनरली नाइट्रिक एसिड में घुल जाते हैं, मैं बता चुका हूं, क्योंकि बनता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये लाइन से मत निष्कर्ष निकाल लेना घुल गया तो लेड है, नहीं, घुल गया तो लेड कॉपर कोई भी हो सकता है। ये मैंने घोला सिर्फ इसलिए ताकि लेड आयन सॉल्यूशन में आ जाए। अभी तक लेड पीपीटी में है, मलाई में है, मेरे को दूध मिलाना है, अरे मतलब पानी मिलाना है। पीपीटी तो मलाई की तरह होता है ना बेटा, मेरे को सॉल्यूशन मिलाना है। सॉल्यूशन मिलाने का मतलब घोलना पड़ेगा उसको। घोलेंगे तो किसमें, नाइट्रिक एसिड में घोलो, तो लेड आयन सॉल्यूशन में आ गए, घूम रहे हैं फ्री। अब आ जाओ कोई भी रिएक्शन करने के लिए, ऐसा कह रहे हैं लेड आयन, तो अब तैयार है रिएक्शन के लिए लेड आयन। तो ये देखो लेड आयन आ गए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लेड आयन आ गए, देखो फ्री लेड आयन आ गए, सॉल्यूशन में आ गए। अब इसकी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। हमें मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड देगा सल्फेट, और सल्फेट आज होगा प्रभात और BSC, आज होगा प्रभात और BSC के सारे सल्फेट इंसॉल्युबल होते हैं। आज होगा प्रभात और BSC के सारे सल्फेट इंसॉल्युबल होते हैं। आज होगा प्रभात में, प्रभात कौन है, PB है, इसका सल्फेट इंसॉल्युबल है। देखो व्हाइट पीपीटी आ गया व्हाइट पीपीटी। तो लेड का सल्फेट व्हाइट पीपीटी है, लेकिन ये सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट है। अगर आप बोलो सर ये क्या है, एक तो समझ में आ नहीं रहा है, दूसरा करवा रहे हो, तो बेटा आप लेड सल्फेट तो इंसॉल्युबल है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें मैंने एक नया डक्या डाला, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट कौन सा आयन दे रहा है, एसीटेट। ये एसीटेट लेड के साथ क्या बनाएंगे, लेड एसीटेट, एंड ऑल एसीटेट्स आर सॉल्युबल। ओहो, याद आया, ऑल एसीटेट्स आर सॉल्युबल। नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाओ और एसीटेट की सॉल्युबिलिटी करके आओ। वहां मैंने बताया था कि एसीटेट सॉल्युबल कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था लेड एसीटेट सॉल्युबल, इनफैक्ट मैक्सिमम एसीटेट सॉल्युबल है, एक ही दो छोड़ते थे। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लेड एसीटेट सॉल्युबल। लेड एसीटेट जो सॉल्युबल होता है उसका एक्चुअल फॉर्म ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, लेड और एसीटेट 4। लेड का कोऑर्डिनेशन, जब भी डब्बा बनाओ बेटा, डब्बा मतलब कॉम्प्लेक्स, लेड का जब भी डब्बा बनाओ याद रखो, रट लो कि लेड के साथ लाइगेंड्स 4 लगेंगे, तो एसीटेट 4 बना दो। अब अगर आप बोलोगे सर ये -2 कैसे याद करें, तो बेटा मैं भी याद नहीं करता हूं। लेड पे +2 चार्ज मालूम है, एसीटेट पे -1 होता है, तो दोनों मिला के -2 हो गए, वो लिख दो उस पे डब्बे पे। लेड का बनाया गया कॉम्प्लेक्स कभी अच्छा नहीं होता है, इसलिए लेड आयन वो देता रहता है। ये जो लेड का कॉम्प्लेक्स है वो आराम से लेड आयन देगा। जनरली तो जो डब्बे में पैक हो गया तो फिर वो वापस पानी में नहीं आता है, लेकिन लेड आयन पानी में अवेलेबल रहता है। तो लेड आयन अगर पानी में अवेलेबल रहेगा तो ये लेड आयन, इसका जो लेड आयन होगा वो लेड आयन का टेस्ट देगा। और लेड आयन के टेस्ट जो होते हैं, एक तो क्रोमेट के साथ जो हमने यूज किया था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, क्रोमेट और लेड की जब मुलाकात होती है तो PbCrO हो गया, येलो पीपीटी बन जाता है। और एक I- के साथ में, I- के साथ में करेगा, PbI2 करेगा, ये भी येलो पीपीटी, दोनों तरफ येलो ही येलो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी, इधर भी येलो, ये भी येलो। तो लेड आयन दोनों तरफ येलो, यानी क्रोमेट के साथ करे तो भी येलो, आयोडाइड के साथ करे तो भी येलो, दोनों पीपीटी हैं, याद रहेगा बेटा। लेड क्रोमेट भी येलो पीपीटी, लेड आयोडाइड भी येलो पीपीटी, ठीक है। वापिस सुनो, हम लैब में गए, हमने ग्रुप 1 का टेस्ट तो कर लिया है। अब ग्रुप 2 का टेस्ट करने के लिए हमने ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट में H2S पास करी, तो हमारे जो सिलेबस में वही बता रहा हूँ,
काला पीपीटी आएगा, काला पीपीटी आएगा तो आप समझ लोगे कि या तो लेड है या कॉपर है, लेड है या कॉपर है। लेड है तो पीबीएस है, कॉपर है तो सीओएस है। पहले लेड का टेस्ट बताया मैंने। लेड का टेस्ट ये कहता है कि पीबीएस नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है। जब डिजोल्व हो गया तो हमने कहा कि चलो लेड आयन सॉल्यूशन में आ गए। हमने लेड आयन सॉल्यूशन में तो आ गए, उसके बाद में हमने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ध्यान रखना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो पीबीएसओ4 का पीपीटी आ गया, व्हाइट पीपीटी आ गया, लेकिन वो अमोनियम एसीटेट में घुल गया, क्योंकि अमोनियम एसीटेट ने एसीटेट आयन दिया। लेड का एसीटेट सॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण अब हो गया सॉल्युबल, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में लेड आयन अवेलेबल थे, इसलिए दो टेस्ट उसने दे दिए। क्रोमेट के साथ पीला पीपीटी, आयोडेट के साथ भी पीला पीपीटी। कहानी खत्म, लेड की कहानी खत्म हो चुकी है बेटा, क्रॉस हो गया। लेड पहले भी करा देता, वापस करा दिया। तो लेड के साथ इन रिएजेंट्स को याद कर लो। आप कैसे याद करोगे? हमारे पास लेड आयन है, सॉल्यूशन में लेड आयन है, H2S पास करेंगे तो क्या होगा? पीबीएस का काला पीपीटी। ये ध्यान रखना बेटा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। NaOH के साथ, तो NaOH के साथ पहले पीबीओएच छोल्टोइस बनता है जो कि व्हाइट पीपीटी होता है और एक्सेस में पास करने पे घुल जाता है क्योंकि एम्फोटेरिक होता है। अब इसको धीरे धीरे सुन लेना, धीरे धीरे सुन लेना इसको। 0.75 पे या 0.5 पे केआई के साथ पहले बनाएंगे, येलो पीपीटी बनेगा। एक्सेस केआई पास करो तो घुल जाएगा। मैंने कहा था आयोडाइड पी ब्लॉक को घुल देता है, आयोडाइड पी ब्लॉक को घुल देता है, डी ब्लॉक को नहीं घुलता है मरकरी के अलावा। ये मैंने बताया हुआ है आपको। फिर आ गया H2SO4, वो तो मैंने भी बता दिया कि लेड H2SO4 के साथ PbSO4 का व्हाइट पीपीटी दे देगा जो अमोनियम एसीटेट में घुल जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड एसीटेट। फिर आ गया K2CrO4, लेड आयन अगर है तो क्रोमेट के साथ में लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी दे देगा। कहानी पूरी खत्म हो गई। अब कहानी किसी ने लेड आयन किसी ने गलत कर दिया ना टेस्ट में, ध्यान रखना, अब उनसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो टेस्ट ऑफ कॉपर आयन। टेस्ट ऑफ कॉपर आयन कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कॉपर आयन करने के लिए वापस पीछे जाना पड़ेगा। अभी तक मैंने लेड का टेस्ट करा है, तो लेड का टेस्ट तो इस पीपीटी की मदद से किया था ना, इस पीपीटी को डिसॉल्व किया था वो। तो अगर मेरे को कॉपर का टेस्ट करना है तो जो ब्लैक पीपीटी आएगा, अगर वो लेड नहीं, ये सही, ये सभी रिएक्शन नहीं दे रहा है, अगर ये सभी रिएक्शन नहीं दे रहा है मतलब वो कॉपर होना चाहिए। फिर भी टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, ऐसे आलस नहीं करते हैं कि अरे यार ठीक है लेड नहीं है तो कॉपर ही है, समझ जाओ यार, समझ जाओ, समझ के जाओ। आपको प्रूव करना पड़ेगा ना वहां पे। तो क्या करोगे? जो काला पीपीटी आया है उसको डिसॉल्व करोगे नाइट्रिक एसिड में। मैंने कहा था सल्फाइड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये देखो डिसॉल्व हो गया। साथ में एक्स्ट्रा मैंने बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या बात इंपॉर्टेंट है वो सुनना। नाइट्रिक एसिड होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? सल्फाइड को S-2 को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। साथ में सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर का। कॉपर यहां पर आ गया सॉल्यूशन में, यहां पे कॉपर का था पीपीटी में, पीपीटी से कहां गया? सॉल्यूशन में। अब घूम रहा है, तैर रहा है और बोल रहा है मैं कोई भी रिएक्शन करने को तैयार हूं, आओ कोई। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, हमारा कॉपर तैयार हो चुका है रिएक्शन करने के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले इसको सॉल्यूशन को हीट किया। जब हमने सॉल्यूशन को हीट किया तो कॉपर ने सल्फर के साथ रिएक्शन करी। क्या करी? तो बनाया कॉपर सल्फेट। आप बोलोगे सर ये क्या किया, कॉपर सल्फेट कहां से आ गया? तो सल्फर को जब लगातार हीट करोगे तो बेटा ये नाइट्रिक एसिड है, ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड विल ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फेट, और सल्फेट पकड़ेगा कॉपर को, बनाएगा कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट होता है सॉल्यूशन, क्योंकि सल्फेट्स होते हैं सॉल्युबल। अब सल्फेट सॉल्युबल नहीं मालूम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आजोगा प्रभात एंड BSC। कॉपर उनके अंदर नहीं है, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होता है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिनियल सेल बनाते हो तो जिंक को डुबोते हो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर को डुबोते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन बोल दिया मतलब घुला हुआ है ना बेटा वो। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घुला हुआ होता है तो ये वाटर सॉल्युबल है, WS है, वाटर सॉल्युबल। नीले रंग का सॉल्यूशन बन जाता है। नीले रंग के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा थोड़ा पास करोगे तो पहले पीपीटी बनेगा ब्लू कलर का। फॉर्मूला होगा CuOH होल ट्वाइस। एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए इसका तो ये होता है CuOH का होल ट्वाइस, अरे क्या यार, OH का होल ट्वाइस डॉट CuSO4, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। मैंने शॉर्ट में लिख दिया CuOH होल ट्वाइस, काम चल जाएगा CuOH होल ट्वाइस से। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं सर एग्जैक्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल वाली बुक है उसमें भी एग्जैक्ट फॉर्मूला CuSO4 डॉट CuOH होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है भी। अब इसका पीपीटी का रंग कौन सा है? ब्लू है। इसका मतलब इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड, सॉरी बेसिक कॉपर सल्फेट। ये बेसिक है, ये बेसिक है। डी ब्लॉक में जो +1 +2 +3 वाले ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक है, ये कॉपर सल्फेट है, तो ये बेसिक कॉपर सल्फेट कहलाता है। तो बेसिक कॉपर सल्फेट का पहले पीपीटी आएगा। लेकिन अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में पास किया, बेटा ये ध्यान रखना, मैंने हर बात बोल रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनिया ही होती है। अमोनिया ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये कॉपर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स होगा डीप ब्लू कलर का। ये कॉम्प्लेक्स होगा डीप ब्लू कलर का। याद हो गया? वापस याद करते हैं। हम लैब में गए, काला पीपीटी आया। जब हमने फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट में H2S पास करी तो काला पीपीटी आया। हमें शक है कि उसमें कॉपर है कि नहीं। कॉपर का टेस्ट करने के लिए हमने उसको HNO3 में घोला, HNO3 में घुल गया।
HNO3 में घुलने के बाद हमने उसके अंदर पास किया, HNO3 में घुलने के बाद हमने उसको गर्म किया, पहले कुछ पास नहीं किया, पहले गर्म किया। गर्म करने पर अंदर ही अंदर ब्लू कलर आने लगा क्योंकि कॉपर सल्फेट बन गया था। कॉपर सल्फेट बन गया था, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा थोड़ा मिलाया, थोड़ा स्लाइट लिटिल मिलाया तो बन गया कॉपर का हाइड्रोक्साइड। और उसका सही फॉर्मूला है कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर सल्फेट, जिसको बेसिक कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, बेसिक कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और ये ब्लू कलर का पीपीटी होता है। और अगर मैंने एक्सेस में अमोनिया ले ली, अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ले लिया, तो अब एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉपर अमोनिया 4 और बाहर सल्फेट, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। पहले तो ब्लू था, अब डीप ब्लू है, डीप गहरा, एकदम गहरा ब्लू। तो इसका मतलब ये गहरा ब्लू कलर आ गया, राइट। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को वापस तोड़ते हैं। अब खास बात है बेटा, अब कोऑर्डिनेशन वाली बात भी आ जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का मतलब है अमोनिया को बाहर खींचो, अमोनिया को निकल अब अमोनिया ऐसे तो ना बोले अपन जाएंगे और अमोनिया को बोलेंगे निकल निकल और अमोनिया निकल जाएगी। अमोनिया को पहले लालच देना पड़ेगा कि देखिए आप आइए, आपके लिए कुछ है यहां पर। तो अमोनिया कहेगी क्या है, हम बोलेंगे आपके लिए एसिडिक मीडियम है। ये एसिडिक मीडियम के अंदर बाहर आ जाएगी क्योंकि ये खुद बेस है। ये देखो मैंने क्या किया, कॉपर टेट्रामीन सल्फेट को मैंने जैसे एसिडिक एसिड दिया, एसिडिक एसिड के लालच में आकर अमोनिया इससे मिलने के लिए बाहर आई, कॉपर फ्री हुआ, तो कॉपर ने सल्फेट के साथ पुनः यानी वापस कॉपर सल्फेट बना लिया। जहां से आए थे कॉपर सल्फेट, जहां से आए थे वहीं हम पहुंच गए। और जब कॉपर सल्फेट मिल गया तो वापस कॉपर आयन सॉल्यूशन में तैरने लगे। थोड़ी देर के लिए कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स में बंद हो गए थे, चार दीवारी में पैक हो गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन एसिडिक एसिड ने कॉपर का ताला वापस खोल दिया और कॉपर को सॉल्यूशन में लेकर आ गया। और ये कॉपर सॉल्यूशन में आने के बाद वापस बोलेंगे है कोई मेरे से टेस्ट करने वाला, तो मैं बोलूंगा यस आपसे टेस्ट करने वाला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड KFC। अरे KFC की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, नट बोल्ट जो पसंद करते हैं वो वहां पे जाएं, लेकिन अभी सॉल्ट एनालिसिस का KFC हमारा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, KFC। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो कॉपर से रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है कॉपर का फेरोसाइनाइड, और कॉपर का फेरोसाइनाइड होता है चॉकलेट ब्राउन। तो इसका मतलब KFC जाओगे तो क्या मिलेगा, ब्राउन कलर का कुछ मटेरियल मिलेगा। KFC जाओगे तो ब्राउन कलर का मटेरियल मिलेगा। कौन सा ब्राउन कलर होगा, चॉकलेट ब्राउन। KFC में चॉकलेट टाइप की भी कुछ ना कुछ मिलता ही होगा। तो ऐसे याद कर लेना कि कॉपर KFC में जाएगा, राइट, कॉपर KFC में जाएगा। और नहीं तो कुड़ियां बोल देना यार, कुड़ियां KFC में जाके चॉकलेट खाएंगी। याद कर लो कोई भी तरीके से यार, मतलब मैं तो अभी सोच लिया, आप कोई भी सोच के बना लेना। तो कुल मिलाकर आपको याद ही होना चाहिए कि कॉपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करके चॉकलेट ब्राउन कलर का PPT बनाता है। कौन सा PPT बनाता है बेटा, चॉकलेट ब्राउन कलर का PPT बनाता है। हो गया टेस्ट, बस ये कंफर्म हो गया, बस इतना ही है ना। एक बार वापस से देख लो, फटाफट देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप का फिल्ट्रेट था उसमें H2S पास करी, तो हमने सबसे पहले ब्लैक PPT बनाया। हमको शक है कि वो कॉपर सल्फाइड है, तो हमने उसको नाइट्रिक एसिड में घोला। नाइट्रिक एसिड में घोल के हमने देखा कि वो घुल चुका है, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सल्फर अलग से बैठा है। हम जानते हैं कि कॉपर सल्फर को दोनों को मिलान करना है। हमने कहा कि चलो थोड़ा हीट करते हैं। हीट करते नाइट्रिक एसिड हरकत में आया और सल्फर को सल्फेट बना दिया। कॉपर ने सल्फेट को पकड़ के कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन बना दिया। कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन जब बन गया तो हमने थोड़ी सी उसमें अमोनिया पास करी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब दिया तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना जो कि ब्लू कलर का है, जिसका एग्जैक्ट फॉर्मूला CuOH.CuSO4 है, नाम उसका बेसिक कॉपर सल्फेट है। और उसके अंदर हमने थोड़ा अमोनिया एक्सेस पास किया तो बन गया कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए मैंने बाहर से लालच दिया अमोनिया को, एसिटिक एसिड का। अमोनिया बाहर खींची चली आई और कॉपर सल्फेट वापस बना दिया। कॉपर सल्फेट जब वापस बना दिया तो कॉपर आया टेस्ट ट्यूब में, बोला मैं फ्री हूं, अब कोई आ जाओ। तो हम KFC में ले गए। कुड़िया KFC में जाके क्या खाएंगी, चॉकलेट। तो कुड़िया मतलब कॉपर KFC से रिएक्शन करके चॉकलेट ब्राउन PPT बना लेगा। हो गया खत्म, काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। कॉपर भी हो गया, लेड भी हो गया, कॉपर भी हो गया, लेड भी हो गया। बेटा अगर आप बोलोगे कि सर कोई याद करने का, तो याद करने के लिए डब्बा बनाओ। डब्बे को मत रटो, डब्बे की रिएक्शंस को रिकॉल करो कि अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, हमेशा यूं सोचो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर आयन है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर आयन है, फ्री है, झूल रहे हैं, हवा में झूल रहे हैं, हम रिएक्शन करने को तैयार हैं। तो फिर अभी H2S में डालो, जैसे इसमें H2S डालोगे CuS बन जाएगा, ब्लैक PPT आ जाएगा। अगर आप NaOH डालोगे तो CuOH वोल्टॉइस बन जाएगा, ब्लू PPT आ जाएगा। NH4OH डालोगे, थोड़ा थोड़ा डालोगे तो पहले ब्लू PPT आएगा, एक्सेस डालोगे तो घुल जाएगा क्योंकि डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर KI डालोगे, ये मैंने पहले करवा रखा है, ये मैं अभी नहीं बताने वाला। KI डालोगे तो पहले तो ये रिएक्शन होगी, ये बता ही देता हूँ यार, मुझको पता नहीं क्यों
लगता है कि बता ही देना चाहिए। ये पहले कराया हुआ आयोडाइड के टेस्ट में करवा रखा है, कृपया करके बेटा अपने कॉपी के पेज पलटना और I- का टेस्ट देख लेना, मेरे को परेशान मत करो। तो I- के टेस्ट में करा रखा है, तो बता देता हूँ फटाफट फटाफट बताता हूँ कि पहले तो बनता है Cu2I2 का व्हाइट पीपीटी और साथ में बनता है I3-, ये सब मिला के होता है ब्राउन। और जैसे मैं इसमें हाइपो मिलाता हूँ तो हाइपो आयोडीन को खा जाता है, इसलिए मिल जाता है व्हाइट। अब डिटेल में देखना है तो पहले वाला देखना। कॉपर का टेस्ट क्या है के के साथ में, के टेस्ट का साथ में कॉपर का टेस्ट क्या है, के के साथ में कॉपर का टेस्ट ये है कि पहले तो के डालते ही मिलेगा व्हाइट पीपीटी प्लस ब्राउन पीपीटी एक साथ, व्हाइट और ब्राउन एक साथ तो नजर आएगा ब्राउन। अगर हमको ब्राउन ब्राउन हटाना है, व्हाइट व्हाइट देखना है, तो ब्राउन को उड़ाने के लिए हाइपो लेते हैं। इस चीज को उड़ाने के लिए हम हाइपो यूज कर रहे हैं। हाइपो इसको आयोडीन को उड़ा देगा और बच जाएगा Cu2I2। ये व्हाइट पीपीटी था, ये W है और ये B है। फुल फॉर्म अपने आप लिखते रहना है, मैंने पहले करा दिया इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। कोई ये सोचने की जरूरत नहीं कि हवा में उड़ा रहे हैं, हवा में उड़ाऊंगा इसे ही। जब एक बार पहले मैंने करवा दिया तो मैं क्यों अब बार बार एकदम घिसते घिसते कराऊंगा। आपकी जिम्मेदारी आप करो, राइट। तो के साथ रिएक्शन याद होनी चाहिए। K4 एफिशिएंसी के साथ अभी करवाया, कुड़ियां KFC में चॉकलेट खाएंगी, राइट। चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनेगा जब कुड़ियां यानी कॉपर 2+ K4 एफिशिएंसी यानी पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी KFC के साथ रिएक्ट करेगा। चलो आगे बढ़ो, हो गया कॉपर। कॉपर अच्छे से याद कर लेना। और मैं बता रहा हूं अभी आपको कि अभी क्या करो कि ऐसे लेड को अच्छे से याद करो, फिर कॉपर को अच्छे से याद करो, फिर वीडियो को आगे चलाओ। मतलब वो आइडियल तरीका है। ऐसे नहीं कि पहले आप बोलो सर मजा आ रहा है, आप बोले पहले बोलो, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। पहले आप एक एक कैटायंस अच्छी तरह पक्का करते रहो ताकि आपको यहीं पे याद होता रहे। यहीं पे याद कर लो बेटा। अभी कह रहा हूं मैं, अभी 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 के भी नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आपको सारे याद हो जाएंगे, है ना, प्रॉपरली चलोगे तो। चलो रिमोट कंट्रोल लाते हैं आज अपन, थोड़ा हाईटेक लाए। यस देखा, टेस्ट ऑफ ग्रुप थर्ड। ग्रुप सेकंड हो चुका है बेटा, ग्रुप सेकंड हो चुका है। ग्रुप सेकंड में कौन कौन है, ओनली PB एंड CU, कॉपर एंड लेड, बस लेड एंड कॉपर है ग्रुप सेकंड में हमारा। ग्रुप थर्ड आ रहा है। ग्रुप थर्ड में नीट में कौन है, आलू फेंका करो में से करो नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, करना नहीं है। ग्रुप थर्ड में करना नहीं है, मतलब क्रोमियम नहीं है। कौन कौन है, आलू और फेंको है, बस आलू फेंको। ग्रुप थर्ड में बस आलू फेंको, तो आलू फेंको। नीट में सिलेबस में नीट यूजी लिख देता हूँ, तो बच्चे बोलेंगे सर आप गलत गलत लिख देते हो बोर्ड पे, नीट यूजी लिख दिया, अब अच्छा लग रहा है। नीट यूजी आलू फेंका करो, करो नहीं है बस। ग्रुप फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप सेकंड, हमने जो ग्रुप सेकंड का टेस्ट किया तो एक तो पीपीटी आ गया था, पीपीटी आ गया था, काला पीपीटी आया था, तो ठीक है। जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट के लिए, फिल्ट्रेट हमेशा हमने पहले ही लेक्चर बता दिया था, पिछले वाले लेक्चर में देखना, मैंने बताया था कि फिल्ट्रेट को हम नेक्स्ट ग्रुप के टेस्ट के लिए रखते हैं। तो फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप सेकंड से हम किसका टेस्ट करते हैं, ग्रुप थर्ड का। तो पहले ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है, ग्रुप दूसरे ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है, उसमें हमने क्या पास की हुई थी, सेकंड ग्रुप में हमने पास की हुई थी H2S। अब H2S को बाहर निकालो बेटा, H2S को बाहर निकालो। H2S को बाहर निकालने के लिए गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, H2S रिमूव हो जाएगी। साथ में थोड़ी ड्रॉप्स HNO3 डालेंगे, ये सब बता चुका हूं पिछले टर्न में। HNO3 की थोड़ी ड्रॉप्स डालने से अगर फेरस मीडियम में हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फेरस का टेस्ट नहीं करते हम, फेरिक का टेस्ट करते हैं, राइट। अगर ओरिजिनल सॉल्ट के अंदर ये हमको फेरिक दिया हुआ था ना, तो भी वो फेरस बन जाता है, क्योंकि H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने जो H2S मिलाई थी ना, वो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये H2S का ड्रॉबैक है। अब H2S का ड्रॉबैक है तो क्या करो, एक तो H2S को उड़ाओ, लेकिन H2S उड़ने के पहले तो हमने काम कर गई सारा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर गई। अब क्या बोले उसको, तो कन्वर्ट करके जाओ वापस, मना कर दे कि मैं तो ऐसा काम नहीं करती, मैं तो फेरिक को फेरस में करती हूँ, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना मुझे नहीं आता, मुझे माफ करो। तो हम बोलते चल पहले तो जाए यहाँ से, भाग यहाँ से, गर्म करेंगे इसको, भगाएंगे H2S को। फिर जो फेरस हो चुका है, फेरस बन चुका है, उसको फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रिक एसिड की 2-3 बूंदे मिला देंगे। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की मिलाओगे जल्दी काम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाए, 2-3 बूंदे मिलाई, फेरस से फेरिक कन्वर्ट हुआ, राइट। अब डालेंगे ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट पहले मत डालना, ये सारी बातें पहले करनी है। पहले हीट करके क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की 1-2 बूंदे डालनी है, ताकि H2S उड़ जाए और फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाए, राइट। अब ग्रुप रिएजेंट में लगे, ग्रुप रिएजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, इन प्रेजेंस ऑफ, जो इन प्रेजेंस ऑफ लिखते हैं वो पहले डालते हैं, ये मैंने बता दिया था कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो पहले अमोनियम क्लोराइड मिलाओ, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, ताकि हाइड्रोक्साइड है हमें ज्यादा नहीं मिले, हमें OH- कम मिले, OH- क्या मिले, कम मिले। अगर आप बोलो एक कम क्यों, क्योंकि कम इसलिए क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों जो हीरो है ना बेटा, इनको हाइड्रोक्साइड बहुत कम चाहिए। थोड़ा हाइड्रोक्साइड देखते भावुक हो जाते हैं, पीपीटी बन के बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड दिखा दो इनको, हाइड्रोक्साइड दिखा दो, ए एल्यूमिनियम, ये देख हाइड्रोक्साइड, वो एल्यूमिनियम आएगा बाहर, अभी आया, तैरते तैरते आएगा और हाइड्रोक्साइड चिपक के और व्हाइट पीपीटी बना लेगा, राइट।
ये आलू और फेका दोनों ऐसे ही हैं, हाइड्रोक्सो के देखते ही भावुक हो जाते हैं और पीपीटी बना लेते हैं फटाफट। ये देखो कैसे, देखो ये देखो ब्राउन पीपीटी बनाया मतलब ये है, अगर जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आया मतलब ये है। मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी होता है और डी ब्लॉक की पीपीटी जनरली कलर्ड होते हैं, तो आयरन भी ब्राउन कलर होता है। याद करने के लिए ध्यान रखो, आयरन का हाइड्रोक्साइड बिल्कुल जंग के रंग का होता है और जंग होती है ब्राउन रंग की, तो ये भी ब्राउन रंग का है। FeOH होता है इस ब्राउन रंग का पीपीटी है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। हो गया? और हो गया ना, एकदम आसान तो है। व्हाइट कलर आ गया मतलब एल्यूमिनियम है, जेलेटिनस व्हाइट कलर आ गया मतलब एल्यूमिनियम है। रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन ये हुई है कि अंदर इन दोनों में से कोई, अगर इस पूरे सिस्टम में अगर इन दोनों में से कोई आयन प्रेजेंट है तो NH4OH का जो मैंने OH दिया है, OH माइनस दिया है, वो OH माइनस अगर इसमें चिपकेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें चिपकेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ब्राउन आएगा, जेलेटिनस व्हाइट होगा तो AlOH आ जाएगा। लेकिन अब इसके आगे की जो है बातें वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिएगा। अब मेरे पास एक तो व्हाइट पीपीटी आया, सुनो लैब में सोचो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब तो व्हाइट पीपीटी है, और या फिर व्हाइट नहीं हुआ तो ब्राउन पीपीटी है, या तो व्हाइट है या ब्राउन है, व्हाइट है या ब्राउन है। अगर व्हाइट है तो एल्यूमिनियम हो सकता है, तो मैं टेस्ट करूंगा उस व्हाइट पीपीटी से, मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट करूंगा, कंफर्म करूंगा और कंफर्म करूंगा। मैं एक बार तो कंफर्म हो चुका हूं और कंफर्म करूंगा कि यार एक बार और अच्छी तरह देख लेते हैं ये है कि नहीं है, राइट। कंफर्म करते रहते हैं, तो कंफर्म तब करेंगे ना जब उसकी प्रॉपर्टी मालूम है। तो इसका मतलब ये कि अब हम कंफर्म कैसे करेंगे, ये देखो टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयन। जो व्हाइट पीपीटी आया है उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, HCl में घोला, शेक किया, घुल जाएगा, बिकॉज इन दोनों की रिएक्शन से एल्यूमिनियम Cl के साथ AlCl3 बनाता है और ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है, सॉल्युबल हो गया। अब ये सॉल्युबल आ गया, मैंने क्या किया, देखो AlOH होता है, इसका जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी था, ऊपर तैर रहा था। जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी जो होता है ना एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम हल्का मेटल है, तो हल्के मेटल का पीपीटी भी हल्का होता है, तो ऊपर की तरफ रहता है, तो ऊपर की तरफ ये जेलेटिनस व्हाइट होता है, पीपीटी होता है ऊपर की तरफ, राइट। HCl में लाया मैंने, शेक किया, सारा गायब, और आर पार दिखने लगेगा क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है। अब सॉल्यूशन बन चुका है, जो चीज घुल जाती है बेटा वो आर पार दिखने लगती है। अब ये आर पार दिखेगा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम है कि नहीं है, तो मैंने एक और टेस्ट ट्यूब लाया, खाली टेस्ट ट्यूब, किसे मारे भाई खाली टेस्ट ट्यूब दे दिया, खाली टेस्ट ट्यूब लाया, और ये जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था ना इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग हो गए? 2 भाग। इसमें कौन है? अरे इसमें वही तो है जो इसमें है। कई लोग बोलते हैं सर इसमें क्रोमियम, हमारे दिमाग खराब है, बोलते हैं इसमें आयरन है। सर 2 का टेस्ट कर रहे हैं ना, 2 का टेस्ट कर रहे हैं तो आयरन है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने घर में चाय बनाई, कप में डालोगे तो क्या शरबत बन जाएगी क्या, राइट। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये जो सॉल्यूशन है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों पार्ट में एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पहला देखो, पहला टेस्ट TT1 का मतलब टेस्ट ट्यूब 1, फुल फॉर्म लिख देना बेटा, बाद में बोलोगे सर TT क्या लिखवा दिया, हमें समझ में नहीं आता कुछ। TT मतलब टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब 1 में हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब 1 है मेरे पास, इसमें क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं, आर पार दिखने वाला सॉल्यूशन किसका है, शायद एल्यूमिनियम का है। मैंने कहा देखते हैं एल्यूमिनियम है कि नहीं है। मैं रैक पे गया और रैक पे NaOH लाया, डाला NaOH, थोड़ा सा डाला, पहले क्या हो रहा, क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आ जाएगा, वापस जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। वो देखो एल्यूमिनियम आयन अगर है इसके अंदर, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, इस टेस्ट ट्यूब 1 में ये एक्वस है, एल्यूमिनियम +3 है, तो OH के साथ क्या बना लेगा, AlOH होता है, इसका व्हाइट पीपीटी, जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आ जाएगा बेटा, जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। लेकिन ये वो व्हाइट पीपीटी होगा जो एक्सेस में घुल जाएगा, बिकॉज ये सब जानते हैं कि एम्फोटेरिक है, और ऐसी बातें मैं पहले बता चुका हूं। आज के लेक्चर में करीबन 60 से 70% बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूंगा, पहले से बता चुका हूं, इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कर लो भाई, आए हो करने तो करके जाओ पूरा, लेकिन आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है कि 1 से लेकर 6 अगर ढंग से करें में तो ये ढंग से आप आराम से होगा, नहीं तो ये सारा बाउंसर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर को तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर डाल देना चाहिए, बुमराह से भी अच्छी बाउंसर करते हैं, ये फील जरूर रहेगी। एक बार आप पहला लेक्चर करना और फिर डायरेक्टली 7वें लेक्चर पर आना, या मैं तो कहता हूं डायरेक्टली 7वें लेक्चर पर आना, फिर देखो आप बोलोगे कि सर वी आर वेरी इंप्रेस्ड बाय और बाउंसर्स, मजा आ जाता है सर, कैसे कैसे बाउंसर देते हो आप, है ना। ये वाला बात जो है मुंह से निकलेगी। ध्यान रखना फिर कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी है जो कि NaOH एक्सेस में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है इसलिए क्योंकि एम्फोटेरिक तो NaOH में घुलेगा ना बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, ये बेस है तो ये एसिड है। अगर आप बोलोगे सर एक बात सोच लो, क्या है, एसिड है या एम्फोटेरिक, क्या करें, ये एम्फोटेरिक है लेकिन अभी एसिड है, NaOH के सामने
ये अपना ये नाम बोलता है मैं एसिड हूं, NaOH जब आता है ना सामने तो बोलता है मैं एसिड हूं। ऐसे अकेले में पूछोगे ना भाई तो क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन है आप, बोलता है मैं एम्फो हूं, एम्फो। हमने कहा अच्छा, हमने NaOH को भेजते हैं कि जा पूछ, तू पूछ। जब NaOH जाके पूछते ना आप कौन है, कि हम NaOH को देख लेता है पहले, NaOH को देख के बोलता है यस आई एम एन एसिड। अब फिर NaOH बोलता है मैं बेस हूं कि लेट्स रिएक्ट टुगेदर। फिर रिएक्ट टुगेदर करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और वो सॉल्ट कैसे निकालते हैं, AlOH छोड़ते हैं, इसमें कितने OH है 3, इसमें 1 है, तो ये 1 यहां पे डाल दो तो कितने हो जाएंगे 4, ये AlOH होल 4 हो गया, साथ में इसका Na यहां पे चिपका दो, ये वाला कंपाउंड है, ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका एक और है, NaAlO2 + 2H2O, और ऐसा लिखते हैं तो नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एग्जाम में किस फॉर्म में पूछेगा मुझको नहीं मालूम, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब NaOH के एक्सेस में घुलता है तो पीपीटी नहीं बनाता है, वो सॉल्यूशन बना लेता है, वो सॉल्यूशन होता है NaAlOH के होल 4 का। ये बात ध्यान रखना, डब्बे के बाहर जब भी एल्यूमिनियम सोडियम लिखा हो, सोडियम सॉल्ट जब भी होते हैं सॉल्युबल होते हैं, तो सोडियम एल्यूमिनियम OH4 ये बनेगा, जिसको लिखने का एक और तरीका है NaAlO2 + 2H2O। NaAlO2 का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की अगर किताब देखोगे तो उसमें NaAlO2 लिखा हुआ है, और एक बार ये NaAlOH होल 4 भी लिखा हुआ है। लैब की मैनुअल में ये लिखा हुआ है NaAlO2। तो आप पूछ कैसे भी सकते हैं, राइट। आपको दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया टेस्ट बेटा, टेस्ट 1 हो गया, TT1 क्लियर, TT1 क्लियर हो गया। TT1 में क्या मिला, खूब सारा NaOH मिला है, जो थोड़ा सा मिला था तो व्हाइट पीपीटी आया था, खूब सारा मिला है तो घुल गया, घुल के क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, राइट। चलो आ जाओ TT2 पे। TT2 में भी तो AlCl3 का सॉल्यूशन ही है, TT2 में भी तो AlCl3 का सॉल्यूशन है, लो AlCl3 है ना। ब्लू लिटमस मिला है, क्या होता है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस 7वीं 8वीं से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भूल गए हैं, ये बोल रहे हैं सब लोग, मुझे मालूम है। अरे ब्लू लिटमस टेस्ट करता है, अगर ब्लू लिटमस एक केमिकल होता है जो टेस्ट करता है कि भैया मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। लेकिन ये एसिड है, बेस है या एम्फोटेरिक है, तो मैं जानता हूं कुछ लोग एम्फोटेरिक बोल रहे होंगे, बेटा एम्फोटेरिक मत बोल देना इसको, एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम का क्लोराइड बना हुआ है, ये सॉल्ट है, और सॉल्ट आप जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पढ़ते हो ये AlOH होल 3 से बना हुआ है, और साथ में HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्ट कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, तो ये एसिडिक नेचर का सॉल्ट है, तो मैंने नीचे लिख दिया एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर का सॉल्ट है। और एसिडिक नेचर वाले सॉल्ट ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में, तो रेड कलरेशन आ जाएगा। सोचो जरा, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कौन है, अंदर कौन है, AlCl3 है, अंदर AlCl3 है, तो आप पहले से अंदर चलो AlCl3 कैसा सॉल्ट है बेटा, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में एसिडिक नेचर का है। अगर एसिडिक नेचर का है तो कंफर्म करते हैं, ब्लू लिटमस डालते हैं, ब्लू लिटमस डाला और रेड हो गया, रेड हो गया, पूरा रेड हो गया यार, पूरा रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया। अब इसको रेड को वापस ब्लू करना है, रेड को ब्लू करना है, तो क्या डालेंगे, तो आंसर है बेस डालेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम रेड को ब्लू करता है। तो मैंने बेस डाला, ये बेस डाला, तो बेस क्या करेगा, रेड को क्या करेगा, ब्लू, ये ब्लू तो हुआ ही नहीं, क्या ये, सोचो जरा क्या है, मैं भी सोच रहा हूं तब तक, सोचो। अरे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है वो सुनो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, मीडियम को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और OH माइनस को बढ़ा रहा है, और OH माइनस अगर ज्यादा बढ़ गए तो मालूम है वो एल्यूमिनियम अंदर है, और एल्यूमिनियम OH के साथ क्या बना लेगा, AlOH का होल 3 का जिलेटिनियस व्हाइट पीपीटी। नहीं है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आ जाएगा ना बेटा, हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आ जाएगा, पीपीटी ऊपर तैरेगा, नीचे तैरेगा, ऊपर तैरेगा, क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। हाँ, लेकिन लैब में जाते हैं तो व्हाइट कलर नहीं दिखता है, लैब में जाते हैं तो इस टेस्ट में, मैं वैसे तो व्हाइट पीपीटी होता है, इस टेस्ट की बोल रहा हूं, इस टेस्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रंग हल्का सा नीला नीला दिखाई देता है, और उस नीले नीले वाले पार्ट को हमने कह दिया लेक, लेक मतलब झील, वो नीले नीले भाग का नाम होता है लेक, यानी झील, यानी ये लेक टेस्ट है। रीजन क्या बता दूंगा बाद में, पहले ये ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपीयर्स ब्लू ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। अब ये रीजन देखो, रीजन आ गया यहां पर, ये ब्लू क्यों आ रहा है वो देखना बेटा, ये है एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ये है
जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी किसका, AlOH होल थ्राइस का जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी है। सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये जो पीपीटी होते हैं ना बेटा, पीपीटी वो कोई ना कोई चीज अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं। एड्सॉर्ब को मतलब सरफेस पर इंटरेक्ट करना, तो ये एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन कौन करेगा, जिसके पास सरफेस होगा। सरफेस किसके पास होगा, जो थोड़ा मोटा ताजा होगा, यानी पीपीटी होगा। तो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी इज अ पीपीटी, सो इट इज कैपेबल ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो किसको एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ये ब्लू लिटमस को एड्सॉर्ब कर लेता है। किसको, ब्लू लिटमस को। अपनी सरफेस पे ब्लू लिटमस को एड्सॉर्ब कर लेगा तो सरफेस ब्लू हो जाएगा ना बेटा। इसलिए इस टेस्ट में जब हम बेसिफाई करते हैं, यानी बेसिक मीडियम से इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो बेसिक मीडियम से वापस ब्लू लिटमस, जो ये बेसिक मीडियम डालोगे तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, और जो ब्लू लिटमस है उसको एड्सॉर्ब कर लेगा कौन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड साधारणतः व्हाइट पीपीटी होता है, जेल व्हाइट पीपीटी होता है। अभी भी जेल व्हाइट है, लेकिन अब इसने क्या किया, ब्लू लिटमस को एड्सॉर्ब कर लिया, सतह पर चिपका लिया, और सतह पर चिपकने के कारण पूरी सतह हमारे को नीली नीली दिखाई देती है। हम जब लैब में देखते हैं तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक नीला सॉलिड तैरते हुए नजर आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का है तो ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा, और साथ में एक प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी, तो ब्लू लिटमस को एड्सॉर्ब कर लिया तो नीला नीला नजर आ रहा है। उस नीले वाले भाग का नाम क्या है, लेक है। तो इसका नाम क्या है, पूरे टेस्ट का नाम क्या है, लेक टेस्ट है। तो लेक टेस्ट में कुछ खास बात नहीं बेटा, लिटमस को यूज किया हुआ है बस। पहले AlCl3 का मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम को ब्लू लिटमस ने क्या कर दिया, रेड कर दिया। रेड को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो इस बार जो पीपीटी मिला वो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी नहीं मिला। हालांकि कंपाउंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन जेल व्हाइट नहीं बना, क्योंकि उसने एड्सॉर्प्शन कर लिया ब्लू लिटमस का, इसलिए वो नीला नीला दिखाई दे रहा है, जिसको लेक टेस्ट बोलते हैं। खत्म कहानी। यानी कि एल्यूमिनियम का TT2 भी हो गया है, TT1 भी हो गया, TT2 भी हो गया है। अगर आपको घर पे प्रिपेयर करना है तो एल्यूमिनियम के लिए डब्बा बना लेना। कैसे याद करोगे, एल्यूमिनियम आयन मेरे पास है, NaOH डाला तो पहले तो AlOH होल थ्राइस का पीपीटी आएगा, एक्सेस में घुलेंगे तो घुल जाएगा। फिर NH4OH है, NH4OH डालेंगे तो इनिशियली व्हाइट पीपीटी, जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आएगा, लेकिन एक्सेस में डालेंगे तो घुलेगा नहीं, बिकॉज अमोनिया के साथ एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है। तो ये इसके एक्सेस, एल्यूमिनियम वाला जो एल्यूमिनियम आयन है इसके एक्सेस में घुल जाएगा, इसके एक्सेस में नहीं घुलेगा। ये हो गया। और लेक टेस्ट तो मैंने आपको करवाई दिया है अभी। तो एल्यूमिनियम के लिए बस ये 3 करने की जरूरत है। तो आप डब्बा अपने आप बनाओ, डब्बे में रिएजेंट अपने आप लिखो, ये रटो मत। इनको देखो कि अगर एग्जाम में ये आता है तो क्या हम सोच पा रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं अपने आप इनके साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम आयन की कर पा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम आयन जिनके साथ रिएक्शन देगा, एल्यूमिनियम आयन जिनके साथ टेस्ट देगा, वो ये वाले हैं। तो ये मैंने कंक्लूड करा दिया है। ये तो हो गया हमारे लैब में करने का तरीका। ये लास्ट में कि हम कैसे कंक्लूड करें चीजों को। फटाफट आगे बढ़ो। टेस्ट ऑफ फेरिक आयन, आलू और फेको का टेस्ट कर रहे हैं ना बेटा। अब आप वापस उस पॉइंट पे लाता हूं, या तो व्हाइट पीपीटी आया, अगर व्हाइट पीपीटी आया तो मैंने जो पीछे TT1 और TT2 किया वो कर लिया। अगर पीपीटी व्हाइट नहीं आया अगर पीपीटी आ गया रेड ब्राउन, ये तो रेड ब्राउन पीपीटी, तो इसका मतलब वो फेरिक है, FeOH होल थ्राइस से। कौन है बेटा ये, FeOH का होल थ्राइस। और डी ब्लॉक में पढ़ते हैं कि जिसकी स्टेट +3 होती है, डी ब्लॉक वाले की, हाइड्रोक्साइड की, वो बेसिक होता है। क्या होता है बेटा, बेसिक। और बेस किस में खुल जाता है, एसिड में। एसिड और बेस से रिएक्शन करके क्या बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट बनेगा FeCl3 का। ये होगा सॉल्युबल, क्योंकि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्राउन पीपीटी आएगा, अगर उसमें आयरन है तो HCl के प्रेजेंस में घुल जाना चाहिए, घुल रहा है। इसको और अच्छी तरह टेस्ट करना है तो डिवाइड इनटू 2 पार्ट। वही वापस जो एल्यूमिनियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही आयरन का जो ब्राउन पीपीटी था उसको HCl में घोलने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दिया। दोनों में FeCl3 ध्यान रखना। पहले वाले में जो FeCl3 उसमें मैंने मिला K4FeCN6। ये K4FeCN6 का नाम है KFC, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयरन इसमें +2 में होता है। बाहर वाला आयरन कौन सी स्टेट में होता है, +3 में होता है। अब ये +3 आयरन तो +3 है, और डब्बे पे चार्ज कितना है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -4 है। आप जानते हो बेटा, जब आयरन के साथ ये डब्बा रिएक्शन करेगा तो चार्ज इंटरचेंज होंगे। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में आ जाएगा, राइट। तो आयरन के पाव में कितना जाना चाहिए, आयरन के पाव में आना चाहिए 4। ये देखो आयरन के पाव में 4 आ गया। और डब्बे के पाव में 3 आना चाहिए, डब्बे के पाव में 3 आ गया। बाहर वाला आयरन कौन सा है, फेरी है। अंदर वाला कौन सा है, फेरो है, इसलिए इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड। और प्यार से इसका एक और नाम बुलाते हैं प्रोशियन ब्लू कलर। क्या बुलाते हैं, प्रोशियन ब्लू कलर। तो प्रोशियन ब्लू पीपीटी किसका पीपीटी बनता है, कब पीपीटी बनता है, जब फेरिक का टेस्ट करते हैं। तो इस लाइन को मैं जानता हूं बेटा, जिन लोगों ने भी कोऑर्डिनेशन अपने अपने क्लब बैचेस में कर लिया है, उनका सबका ये चीज कंफर्मली 100% क्लियर होगी, बता गया होगा कि प्रोशियन ब्लू पीपीटी क्या होता है।
तो क्या याद रखोगे, क्या याद करोगे? सबसे पहले तो आंखें बंद करके ये लाइन बोलो कि फेरिक आयन जब KFC के साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो फेरिक आयन पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लू पीपीडी बनाता है। इसका फॉर्मूला Fe4FeCN6 का होल थ्राइस होता है। Fe4FeCN6 का होल थ्राइस होता है। ये पीपीटी है। पीपीटी क्योंकि इसका आकार थोड़ा बड़ा है, फिल्टर नहीं हो पाता है। पीपीटी वो चीज़ें होती हैं जिनको फिल्टर नहीं कर सकते आप, मतलब फिल्टर करोगे तो फिल्टर में ऊपर रह जाएगा, नीचे पास नहीं होगा, ये नीचे पास नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। अगर आपको इसका पार्टिकल साइज छोटा करना है तो ये वाली चीज एक्सेस में ले लो। अगर ये चीज एक्सेस में ले लोगे तो पोटेशियम आयन खूब सारा जाएंगे। जब पोटेशियम आयन खूब सारा जाएंगे तो ये वाला आयरन को बोलेंगे अरे थोड़े से हटो ना, हमारे को भी जगह चाहिए, हमारे को भी जगह चाहिए। तो इनमें से कुछ आयरन घट जाएंगे। देखो आयरन घट गया कुछ, अंदर वाला डब्बा ठीक है। वैसे ये देखो ये KFe और FeCN6 बन गया। अगर आप बोलो कि सर इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें बस इतना चेंज हुआ कि ये वाला जो कंपाउंड है उसमें पोटेशियम आयन के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। अगर K4FeCN6 आपने एक्सेस में डाला तो ये वाला कॉम्प्लेक्स में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी प्रश्न ब्लू ही है, ये भी प्रश्न ब्लू ही है, लेकिन अब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, पार्टिकल साइज छोटा हो गया है। जो पार्टिकल साइज छोटा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, पार्टिकल साइज छोटा हो गया। तो अब इसको पार्टिकल साइज छोटे को जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो पता चला ये पीपीटी नहीं है, अब ये कोलोइड है। और कोलोइड का साइज छोटा होता है, इसलिए इसको आप फिल्टर करोगे ना तो नीचे बह जाएगा, फिल्टर पेपर पर ठहरेगा नहीं। इसलिए एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये फिल्टर नहीं हो पाता है। तो मैंने भी लिख दिया कांट बी फिल्टर्ड। तो प्रेशियम ब्लू का पीपीटी फिल्टर होके और ऊपर ठहरेगा, लेकिन प्रेशियम ब्लू का कोलोइड फिल्टर पेपर पे अगर ले जाओगे तो नीचे बह जाएगा, नीचे बह जाएगा। याद रखना बेटा, फिल्टर कोलोइड का बनेगा जब K4FeCN6 एक्सेस में है। जब K4FeCN6 एक्सेस में है तो बनेगा कोलोइड, और जब कम है तो बनेगा पीपीटी। पीपीटी का भी नाम भी प्रेशियम ब्लू है और कोलोइड का नाम भी प्रेशियम ब्लू है। फॉर्मूला भी दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहां पर Fe4 है, वहां पर Fe1 है। बैलेंस करोगे तो बाहर वही Fe+3 है, अंदर वही Fe+2 है। सेम है, सब कुछ सेम है। देख लो ना, आप सब कुछ सेम आ रहा है, देख लो। ये +2, ये कौन सा है +3, अंदर वाला कौन सा था +2, कितने हुए प्लस के 5। अरे यार ये आई एम नॉट अ लेफ्ट हैंडर नो, कोई बात नहीं। +3 +2 +5 +1 +6 हो गए ना, माइनस के 6 बैलेंस है ना बेटा ये। तो अभी भी बाहर फेरिक है, अंदर फेरो है, तो ये भी फेरोसाइनेट है। ओ हेलो, फेरोसाइनेट है ये भी फेरोसाइनेट है, वो भी फेरोसाइनेट है, लेकिन उसमें पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब पार्टिकल साइज छोटा है और ज्यादा सॉल्युबल है, और ज्यादा सॉल्युबल है तो उसको बोलते हैं कोलोइड। खूब सारा सॉल्युबल होगा तो फिर होगा ट्रू सॉल्यूशन। अभी तक ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रेशियम ब्लू दो टाइप का होता है, जब K4FeCN6 शुरू में कम मिलाते हैं तब बनता है पीपीटी, और एक्सेस मिला देते तो बन जाता है कोलोइड। और हम कोलोइड को फिल्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा हो चुका है, फिल्टर करने के लायक नहीं बचा है, राइट। चलो, कान भी फिल्टर हो गया, समझ में आ गया। ये पहला हो गया बेटा। तो क्या याद रखोगे कि फेरिक का पहला टेस्ट सर ने बताया, फेरिक का पहला टेस्ट बताया कि K4FeCN6 के साथ प्रेशियम ब्लू पीपीटी दे देता है। फेरिक का टेस्ट क्या हो गया? फेरिक का टेस्ट है K4FeCN6 के साथ ब्लू पीपीटी देगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, एक और TT2। मैंने टेस्ट ट्यूब के 2 पार्ट किए थे, टेस्ट ट्यूब के 2 पार्ट किए थे, टेस्ट ट्यूब के 2 पार्ट नहीं, सॉल्यूशन के 2 पार्ट। ऐसे नहीं कि लैब में जाओ और टेस्ट ट्यूब 2 पार्ट कर दो, ये आज सर के बात मानेंगे पूरी कि वो टेस्ट ट्यूब की 2 पार्ट कर देंगे। सर अब क्या करना है बताओ, आगे क्या करना है, क्या करना है दोनों पार्ट का? वैसे नहीं, तो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन के 2 पार्ट किए। TT1 टेस्ट ट्यूब 1 का हो गया। टेस्ट ट्यूब 2 में जो FeCl3 है उसमें हमने KCNS मिला है। क्या मिला है? KSCN, पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट। ये मिलाने पर फेरिक इसके साथ ब्लड रेड पीपीटी दे देगा। ये कौन सा होगा? ब्लड रेड, साधारण रेड नहीं, ब्लड रेड, खूनी लाल, खूनी लाल, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? खूनी लाल पीपीटी बनेगा, ब्लड रेड पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। तो फिर से सीन आया जिसमें ब्लड रेड कलर दिखाया गया, या कोई भी तरीका बना लो अपने यार। SCN है और ये रिएक्शन एक ही अपने टाइप की है। ये FeCl3 है, SCN है, ये बन जाएगा FeSCN का होल थ्राइस। अगर FeSCN के होल थ्राइस में थोड़ा साइनेट कम हुआ, SCN कम हुआ, तो SCN अगर कम होगा तो इस पे प्लस हो जाएगा, पूरे पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि SCN पे माइनस है। अगर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे तो भी वही बनेगा। तो ब्लड रेड ही होता है, ये भी ब्लड रेड है, ये भी ब्लड रेड है, कोई भी बना दो। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, बात एक ही होती है। FeSCN होल थ्राइस, FeSCN का होल थ्राइस या FeSCN होल ट्वाइस 50 2 प्लस ब्लड रेड कलर नीचे लिख देना, राइट। वापस याद करो,
फेरिक का टेस्ट कैसे किया? सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से आ जाओ। सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट को हमने सबसे पहले उड़ाया तो उसमें से H2S उड़ाई थी और उसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट की 1-2 बूंदे डाल दी थी ताकि फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिलाया। अगर ब्राउन पीपीटी आएगा तो इसका मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, FeOH होल्ट्राइस हो सकता है। FeOH होल्ट्राइस होता है, बेसिक होता है, तो उसमें सबसे पहले HCl मिलाते हैं ताकि वो घुल जाए, ताकि सॉल्यूशन में फेरिक आ जाए। बोले अब मैं रिएक्शन करने को तैयार हूँ, तो HCl मिलाया, रिएक्शन करने को तैयार था। तो जब सॉल्यूशन बन चुका है, फेरिक सॉल्यूशन में आ चुका है, तो मैंने उसके 2 पार्ट कर लिए। 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट को K4 FeCN6 के साथ रिएक्ट करा तो पर्शियम ब्लू का पीपीटी बना, और एक्सेस में K4 FeCN6 पास किया तो कोलोइड बन गया, है ना। पर्शियम ब्लू दोनों को बोलेंगे, एक पहला वाले का पीपीटी, दूसरा का नाम कोलोइड है। सेकंड बात की, अगर K4 FeCN6 के अलावा दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर देखेंगे तो KSCN डालेंगे, पोटेशियम थायोसाइनेट से ब्लड रेड कलर आ जाएगा, बस हो गया, है ना। फेरिक खत्म। अब मत पूछना फेरिक का टेस्ट करो घर पे तो क्या सोचोगे, NaOH के साथ क्या देगा, तो फेरिक NaOH के साथ FeOH होल्ट्राइस का ब्राउन पीपीटी देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ FeOH होल्ट्राइस का ब्राउन पीपीटी देगा। सेम आंसर, दोनों का सेम आंसर, राइट। K4 FeCN6 के साथ अभी बताया था पर्शियम ब्लू पीपीटी देगा, और एक्सेस में हुआ तो पर्शियम ब्लू कोलोइड मिलेगा। KSCN के साथ ब्लड रेड मिलेगा, खूनी लाल मिलेगा, राइट। अब हो गया, आयरन हो गया पूरा बेटा। ये डब्बे को रिवाइज करें मत भूलना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। 7वां ये क्या है? अच्छा, टेस्ट फॉर ग्रुप 4 कैटायंस। अब ग्रुप 3 हमारा पूरा हो चुका है, ग्रुप 4 स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप 4 स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट ऑफ ग्रुप 4 कैटायन, है ना। ये है जाना नहीं, वैसे है मन को जाना नहीं, पूरे 4 कैटायन से मन को जाना नहीं, लेकिन हमारे में से जाना नहीं। नीट यूजी में जाना नहीं, नीट यूजी में ओनली जाना ही नहीं नीट यूजी के अंदर, राइट। तो नीट यूजी में 2 कैटायंस हैं। ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट, मैंने अभी कौन सा टेस्ट लिखा है बेटा? ग्रुप 4 का टेस्ट लिखा है, लेकिन ग्रुप 4 के टेस्ट के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ना, वो ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट होना चाहिए। ग्रुप 3 का फिल्ट्रेट जो छन कर आया ग्रुप 3 में से, पीपीटी का तो टेस्ट कर लिया, और जो फिल्ट्रेट आया उसमें हम ग्रुप 4 का टेस्ट करेंगे। ग्रुप 4 का रिएजेंट होता है ये H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। इससे क्या होगा, इससे मीडियम थोड़ा बहुत, इन दोनों की मदद से मीडियम थोड़ा बहुत बेसिक हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में H2S ज्यादा टूटेगा क्योंकि H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो H2S की प्रेजेंस, OH माइनस की प्रेजेंस में ज्यादा टूटेगा। एसिडिक मीडियम में तो कॉमन आयन इफेक्ट लगा था, और यहां लगेगा ऑड आयन इफेक्ट। तो H2S जो होगा, H2S अगर बेसिक मीडियम होगा, तो H2S बेसिक मीडियम होगा, सल्फाइड आयन ज्यादा मिलेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा टूटेगा। तो H2S बेसिक मीडियम में ज्यादा टूट के सल्फाइड आयन देता है, क्योंकि ये जो आयन से बेटा, ये थोड़े से सल्फाइड से खुश नहीं होते हैं, इनको सल्फाइड चाहिए ज्यादा, क्योंकि इनका KSP है हाई। इनके सल्फाइड का ZNS का ले लो या फिर NiS का ले लो, इन दोनों की प्रॉब्लम ये है कि इनका KSP हाई है। KSP हाई होने का मतलब है कि इनका प्रेसिपिटेशन आसान नहीं है, इसलिए सल्फर ज्यादा चाहिए। तो H2S पास करो, लेकिन H2S को बेसिक मीडियम में पास करो ताकि सल्फर ज्यादा मिल जाए, ताकि इनका पीपीटी आसानी से बन जाए। इस लाइन को 5 बार सुनना बेटा, कम से कम 4 से 5 बार सुनना, समझ में आ जाए तो भी 5 बार, और नहीं समझ में आए तो 5 + 5 बार। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं इस बात को। तो ग्रुप 4 के प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुप 4 के कैटायंस की प्रॉपर्टी है मन को जाना नहीं की प्रॉपर्टी ये है कि इन चारों के KSP हाई हैं, इन चारों के सल्फाइड्स की KSP हाई हैं, इसलिए इनको सल्फाइड ज्यादा चाहिए, इसलिए मीडियम बेसिक होना चाहिए ताकि H2S आराम से टूटे, इसलिए मीडियम बेसिक लेते हैं। ये बात मैंने पहले टर्न भी बता दी थी, लेकिन अभी वापस रिपीट कर दी है। तो देखो बेटा, ये हो गया इसका। अब मान लो ये H2S गैस पास करी, H2S गैस पास करी और व्हाइट पीपीटी आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, याद रखना बेटा बच्चों, व्हाइट पीपीटी जेलिन का होता है, ZNS का पीपीटी होता है। तो सल्फाइड, मैंने जितने भी सल्फाइड बेटा देखे हैं वो सारे के सारे ब्लैक या फिर एक येलो CDS है, व्हाइट बहुत कम है, और हमारे सिलेबस में तो एक ही व्हाइट पीपीटी है, वो है ZNS। मैं सल्फाइड्स की बात कर रहा हूँ। ZNS व्हाइट पीपीटी, ध्यान रखना, ZNS व्हाइट पीपीटी है। ब्लैक पीपीटी होगा तो निकल या कोबाल्ट कोई हो सकता है, और फ्लैश कलर होगा, मास के कलर होगा तो मास है ना, मास का कलर है, फ्लैश कलर पीपीटी है, मतलब मास ही है। MNS है, MNS तो मास के कलर का पीपीटी है, फ्लैश के कलर का पीपीटी है, इसका मतलब MNS है, राइट। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन है? इनका एक है, इसका एक है। यानी हमारे को ये समझना है कि अगर चौथा ग्रुप है, हमारे मतलब का चौथा ग्रुप है, तो या तो व्हाइट पीपीटी आएगा या ब्लैक पीपीटी आएगा। व्हाइट आएगा तो जिंक कंफर्म, ब्लैक आएगा तो निकल कंफर्म। व्हाइट तो जिंक, ब्लैक तो निकल, एकदम सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि हमें कुछ जानना ही नहीं है, क्योंकि जाना नहीं है, मतलब है ना, मन को जानना नहीं है, मन को नहीं है, हमारे मन की बात करनी नहीं है ना, मन की बात करनी नहीं है।
मन की बात करने वाले करते रहते हैं, हमारे को मन की बात नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को तो बड़ा ही आसान हो गया यार एकदम, ये है तो वाइट हो गया, वाइट है तो ये है, ब्लैक है तो ये है, बस ये आंसर। फिर भी अगर आप बोलोगे नहीं सर बताओ टेस्ट कैसे करते हैं, तो लैब में गए हम, ये पीपीटी आया, अब हम टेस्ट कर रहे हैं जिंक आयन का, तो हमने व्हाइट पीपीटी लिया व्हाइट पीपीटी लिया, हमने कहा लगता तो ये जिंक है, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि मालूम है जिंक है, लगता क्या मालूम ही है जिंक है। इन तो भी कहा कि चलो ठीक है लैब की किताब में देखते हैं क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है HCl। HCl में घुल जाएगा बिकॉज ZnCl2 बन जाएगा और ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो HCl में घुल जाता है, HCl में घुल जाएगा। अब ये घुल गया वापस वही जो आयरन के साथ किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एल्यूमिनियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे जिंक वाले सॉल्यूशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों पार्ट टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशंस हैं, जिंक क्लोराइड उसका फॉर्मूला है, टेस्ट ट्यूब 1 में जिंक क्लोराइड एक्वस में NaOH खूब सारा पास करो तो घुल जाएगा, बिकॉज पहले पास करोगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा, लेकिन ये एम्फोटेरिक है और एम्फोटेरिक ये एम्फोटेरिक है और एम्फोटेरिक NaOH के एक्सेस में घुल जाते हैं। घुल के फॉर्मूला एल्यूमिनियम की तरह 2 बना देना, एक तो कॉम्प्लेक्स बना देना या फिर Na2ZnO2 कर देना, इसका नाम लिख देना सोडियम जिंकेट, लिख देना यार सोडियम जिंकेट, या तो Na2ZnOH होल 4 बना देना। अगर आप बोलोगे सर Na2ZnOH4 कैसे बना, तो ZnOH होल ट्वाइस है ना, जिंक हमेशा 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ पर 2 ले लो, तो 2 OH और 2 OH मिलके 4 OH हो जाएंगे, 4 OH में से हमने बाहर से OH कितने मिला है 2, तो 2 Na मिला दो बाहर ताकि बैलेंस हो जाए चार्ज। Na2ZnO2 मैंने कहा था सोडियम जब भी किसी डब्बे के बाहर लिखा हो मतलब वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। इसको लिखने का एक और तरीका है Na2ZnO2 + 2H2O, तो Na2ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो बेटा क्या हो गया, जिंक का टेस्ट कैसे हुआ, वापस देखो जिंक का टेस्ट कैसे हुआ, हमने जब ग्रुप 3 के फिल्ट्रेट में H2S गैस मिलाई अमोनिकल मीडियम के अंदर, मतलब कि बेसिक मीडियम के अंदर H2S गैस मिलाई तो व्हाइट पीपीटी आया। अगर जिंक का मैं मान के चलो जिंक है तो व्हाइट पीपीटी आएगा, उस व्हाइट पीपीटी को हम HCl में घुलेंगे तो घुल जाएगा बिकॉज ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 बनने के बाद में सॉल्यूशन बन गया तो उसके 2 डिवाइड कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में मैंने मिलाया NaOH थोड़ा सा तो पीपीटी आया व्हाइट, एक्सेस मिलाया तो घुल गया क्योंकि एम्फोटेरिक है। दूसरे हिस्से में मैंने मिलाऊंगा K4FeCN6। तीसरी बार KFC आ रहा है बेटा, पहली बार KFC आया था कॉपर में तो चॉकलेट मिला था, दूसरी बार KFC आया आयरन में तो ब्लू मिला था, तीसरी बार KFC जिंक में आ रहा है तो ब्लू व्हाइट मिलेगा, ब्लू व्हाइट मिलेगा। ध्यान रखना कॉपर में चॉकलेट मिली थी, आयरन में ब्लू मिला था, अब KFC से क्या मिलेगा, अब KFC से मिलेगा हमें ब्लू व्हाइट, ये रहा ब्लू व्हाइट। जिंक है तो ये K4FeCN6 का रिएक्शन करके ब्लू व्हाइट मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डब्बे पे चार्ज कितना है बेटा, ये 4 पोटेशियम है तो डब्बे पे हुआ -4, -4 को बैलेंस करने के लिए जिंक कितने चाहिए 2, क्योंकि जिंक पे चार्ज होता है +2, ऐसे से कितने जिंक लगेंगे बाहर 2, तो ये लग गया है Zn2FeCN6। ये पीपीटी होता है कौन से रंग का होता है, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट कलर का पीपीटी होता है और ये दोनों हमारे सिलेबस के अंदर है। ध्यान रखना बेटा जिंक हमारे सिलेबस में है और जिंक के दोनों टेस्ट हमारे सिलेबस में है ना। लैब के अंदर तो इतना ही करते हैं, लैब के अंदर मैक्सिमम इतना है, आपके एनसीईआरटी के लैब मैनुअल देख लेना इतना ही है बेटा। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि एक्सेस में पढ़ा दें खूब सारा और याद कुछ भी नहीं हो, इसलिए मैं सोच सोच के चल रहा हूँ कि हाँ बच्चों को उतना ही ज्ञान देना है जितना वो पचा पाएँ और जितना इनके यूज़ में आ जाए, राइट। तो अब सुनना ध्यान से, तो जिंक का टेस्ट कर लोगे। जिंक का टेस्ट करने के लिए क्या करोगे कि हम ग्रुप 3 के फिल्ट्रेट में हमने H2S पास करी अमोनिकल मीडियम के अंदर यानी बेसिक मीडियम के अंदर, तो व्हाइट पीपीटी आया, व्हाइट पीपीटी आया तो हमने उसको HCl में घोला, HCl में घोल के 2 सॉल्यूशन के 2 टुकड़े किए, एक में हमने टेस्ट कर लिया NaOH से और एक में टेस्ट कर लिया KFC से। NaOH का टेस्ट किया ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया और KFC का टेस्ट किया तो ब्लू व्हाइट पीपीटी बन गया, हो गया। अब आप बोलोगे सर हमें याद क्या करना है, तो ये 3 देखो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में जिंक आयन है H2S के साथ कौन सा पीपीटी देगा, ZnS का व्हाइट पीपीटी देगा। NaOH पहले डालेंगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा, बाद में डालेंगे तो एक्सेस में खुल जाएगा, और पोटेशियम फेरोसाइनेट KFC के साथ में वो ब्लू व्हाइट पीपीटी देगा। खत्म कहानी, जिंक की खत्म कहानी बेटा, इसको याद कर लेना फटाफट। चलो आ जाओ, टेस्ट फॉर निकल आयन। मैंने कहा था बेटा हमारे सिलेबस में 2 है, हमारे सिलेबस में 2 है, ये दोनों पे गोला किया था बेटा, ये हमारा सिलेबस में था, ये मैंने करा दिया। अगर ब्लैक पीपीटी आएगा तो मैं समझ लूंगा कि निकल है, मैं ब्लैक पीपीटी आएगा समझ लूंगा निकल है, लेकिन निकल का पीपीटी थोड़ा सा, निकल का पीपीटी जो होता है वो थोड़ा सा बदतमीज होता है, बोलता है कि मैं हर किसी में नहीं घुलूंगा, मैं को चाहिए एक्वा रिजिया, आई वांट रॉयल वाटर। रॉयल वाटर मालूम है कौन होता है, एक्वा रिजिया होता है। एक्वा रिजिया में HCl और HNO3 होता है, कॉन्सेंट्रेट दोनों है, कॉन्सेंट्रेट ये रहा देखो, कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 और इनका रेशो होता है 3:1। तो Cl की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, नेसेंट क्लोरीन होता है, नेसेंट क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए मेटल पे अटैक कर देता है, और निकल सल्फर को अलग अलग, जो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना हम साथ साथ रहेंगे Ni और ऐसे ना, निकल सल्फाइड ये थोड़ा बदतमीज़ है, साथ साथ रहेंगे ऐसे ऐसे बातें करता है, तो फिर हमने क्या कहा चल ठीक है
इसको रॉयल ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमने इसको रॉयल वाटर दिया, एक्वा रिजिया दिया। एक्वा रिजिया में बता नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन ने ऐसा हिट मारा, एनआई और सल्फर का एक झटके में बॉन्ड तोड़ दिया, और उसके साथ निकल के साथ कौन लग गया मालूम है? नया मेहमान आ गया, क्लोराइड। ये क्लोराइड जो है ना वो इसके साथ निकल के साथ चिपक जाता है, ये बन जाता है निकल क्लोराइड, और ये डिसॉल्व हो गया। जो अभी बहुत बदतमीजी कर रहा था, बोल रहा था नहीं घुलूंगा नहीं घुलूंगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो फटाफट जैसे ही हमने क्या मिलाया, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया मिलाते ही एनआई और एस का बॉन्ड टूटा और NaCl2 बन गया, जो कि पानी में घुल गया। अब ध्यान रखना बेटा, अब ये रिएक्शन जो है वो आप कोऑर्डिनेशन में करते हो, ये नहीं है, ये रिएक्शन आप कोऑर्डिनेशन में करते हो, ये कोऑर्डिनेशन वाली रिएक्शन है बेटा। निकल आयन का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कोऑर्डिनेशन में जो आप करते हो, DMG वाला टेस्ट, डाइमेथाइल ग्लाइकोजिमेटो। डाइमेथाइल ग्लाइकोजिमेटो कौन सी मीडियम में रिएक्शन कर रहा है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का काम होता है इस DMG को DMG माइनस में कन्वर्ट करना। DMG को DMG माइनस में कन्वर्ट करने से जो DMG माइनस बनेगा वो एक एनायनिक लाइगेंड है। कैसा है? एनायनिक, और ये कैटायन है। इसके साथ DMG कितने चिपकेंगे? दो चिपकती जो PPT आएगा वो होगा चेरी रेड का। क्या रहेगा? चेरी रेड। NCERT में ब्रिलियंट रेड लिखा हुआ है, मैं चेरी रेड लिखवा रहा हूं, और एक होता है रोज रेड, गुलाब जैसा लाल, लाल गुलाब जैसा। चेरी रेड या रोज रेड या ब्रिलियंट रेड, कुछ भी लिख सकते हो, कुल मिला के रेड याद करना है यार, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मीडियम लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मीडियम नहीं लोगे तो DMG से DMG माइनस नहीं बनेगा। आपको DMG को DMG माइनस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा? बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस रिएक्शन को याद करने के लिए आप क्या करो, बेसिक बात दिमाग से निकल गई तो रेड कलर के PPT आएगा, जिसका मतलब या तो ये रेड समझ लो कि बेसिक बात दिमाग से निकलते ही सर क्या देते हैं? रेड PPT देते हैं, गाल पे चट्टेदार। और अगर आप टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हो कि हम जब टेस्ट देते हैं तो लाल लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब मालूम है ना आपको? किसी के लगी कभी रिपोर्ट कार्ड में लाल लाइन? तो उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि लाल लाइन का मतलब क्या होता है ना। तो बेसिक बात दिमाग से निकल जाने पर क्या होता है? लाल कलर की लाइन लगती है नीचे, एकदम रोजी रेड, चेरी रेड कलर की लाइन आ जाती है हमारे नंबर के नीचे, जिसका मतलब होता है भाई जाइए आप बैक टू पैवेलियन, बाय बाय, टाटा बाय बाय, राइट। तो ये निकल वाली रिएक्शन ध्यान रखना बेटा। वापस निकल का टेस्ट करते हैं एक बार। निकल का टेस्ट कैसे करें? हमने जब टेस्ट किया था, हमने जब H2S पास करी थी, ग्रुप थर्ड की फिल्ट्रेट में H2S पास करी थी अमोनिकल मीडियम के अंदर, तो अगर ब्लैक PPT आया था तो इसका मतलब निकल है। और निकल को कंफर्म करने के लिए हमने उसको एक्वा रिजिया में घोला, क्योंकि बदतमीजी किसी और में घुलता नहीं है। एक्वा रिजिया में घोला तो हमने घुल के NaCl2 बना दिया, वो सॉल्यूशन में आ गया। अब NaCl2 की यूँ तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन हमारे मतलब का जो हमारे को सिलेबस में दिया हुआ है वो DMG टेस्ट है, और DMG टेस्ट से वो कौन सा रंग का जाता है? वो ब्रिलियंट रेड हो जाता है, जिसको चेरी रेड या रोज रेड भी कहते हैं। NiDMG होल्टो इसका फॉर्मूला है, और मीडियम होना चाहिए बेसिक बात दिमाग से निकल गई तो रेड PPT आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बेसिक बात दिमाग से निकल गई तो रेड PPT आ जाएगा, राइट, ये बात ध्यान रखना। अब अगर आप बोलोगे कि सर अब निकल के लिए क्या ध्यान रखें? निकल के लिए बस ये 3 बात ध्यान रखो। H2S अगर दिया, मान लीजिए मेरे पास निकल आएगा सॉल्यूशन है, H2S पास करेंगे तो NiS का कैसा PPT आएगा? ब्लैक PPT आएगा। अगर NaOH दूंगा मैं तो निकल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ऑल हाइड्रोक्साइड इंसॉल्युबल है तो निकल हाइड्रोक्साइड का PPT आ जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। निकल हाइड्रोक्साइड कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, मैंने अलग से लिख दिया है। NiOH होल्टो ग्रीन कलर का होता है। ये NCERT और हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि निकल दे रखा है तो पूछ सकते हैं, तो कहीं पर ऐड कर लेना NiOH होल्टो ग्रीन, ठीक है बेटा। मैं बेटा मिनिमम बताऊंगा बातें, लेकिन वो वाली बातें वही बताऊंगा जो कि सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। NiOH होल्टोइज भले ही मैं खुद बोल रहा हूँ, लैब मैनुअल के अंदर इसका नहीं दे रखा है कलर, लेकिन अगर बियॉन्ड पूछ लेगा तो क्या करोगे फिर, है ना। तो क्योंकि सिलेबस में तो है, निकल तो सिलेबस में है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, निकल को ऐसे नहीं बोलना है ए निकल निकल, दिक्कत हो जाएगी फिर। निकल को बड़े आदर के साथ बोलना है, आइए आइए, क्या हाल चाल है आपके, ऐसे करना है निकल के साथ। हो गया भाई, टेस्ट ऑफ निकल हो गया, हमारा चौथा ग्रुप कंप्लीट हो गया। 5वें ग्रुप पे आते हैं। 5वां ग्रुप कैसे टेस्ट करें? फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप चौथा। ग्रुप चौथे का फिल्ट्रेट लिया, ग्रुप चौथे का टेस्ट किया था, फिल्ट्रेट लिया, H2S वगैरह उड़ाई उसकी। नीट यूजी के सिलेबस में कौन कौन है? बेरियम एंड कैल्शियम है। नीट यूजी के सिलेबस में बेरियम और कैल्शियम है। और इससे पहले आप आगे बढ़े, ग्रुप 5 को बिल्कुल मत करो बेटा। ग्रुप 5 में बस एक बात ध्यान रखो, ग्रुप 5 में है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, यानी BSc। क्या है? BSc। और इसके लिए ध्यान रखो 3, इसके लिए संख्या ध्यान रखो 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। 3 2 1, अब तो कर लोगे बेटा 3 2 1। अब बोलोगे सर ये 3 क्या लिखा? बी के लिए 3 क्या है? बी का 3 के साथ कंपाउंड इनसॉल्युबल PPT होता है, ये क्रोमेट सल्फेट ऑक्जेलेट, क्रोमेट सल्फेट ऑक्जेलेट,
क्रोमेट सल्फेट ऑक्सिलेट। कार से चलो, कार से चलो, ये कार से चलो है, इसमें कार गायब होगी, से चलो है, इसमें सब गायब हो गया, बस चलो ही चलो है। कार से चलो, ये कार से चलो मतलब ये तीनों इंसॉल्युबल है। किसके इंसॉल्युबल है? बेरियम के साथ ये तीनों इंसॉल्युबल है। मैं अचानक कुछ बताते बताते यहां पर आ गया कि मेरे को मालूम है, ये मालूम होगा तो ये सारा आ जाएगा अपने आप, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये सब खिचड़ी पक जाएगी। तो ये कॉपी पे लिख के याद करो फटाफट। क्या याद रखोगे कि सर ने कहा बीएससी को याद करने का तरीका, पहले तो ग्रुप अभी कौन सा कर रहे हैं? पांचवा ग्रुप में कौन है? बीएससी है, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम। हमारे सिलेबस में कौन है? बेरियम कैल्शियम। लेकिन याद तीनों करना पड़ेगा, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम तीनों को याद करना पड़ेगा। बीएससी के ऑर्डर में लिखो, बी को लिखो 3, एस को लिखो 2 और सी को लिखो 1। 3 2 1 हो गया। अब 3 का मतलब वहां पे 3 जो पहले वाला है उसमें 3 चीजें बोलनी पड़ेंगी। कार से चलो, कार मतलब क्रोमेट, से मतलब सल्फेट, चलो मतलब सी मतलब ऑक्सिलेट। कार से चलो, पहली वाली कार क्रोमेट है, दूसरा वाला सी जो है वो ऑक्सिलेट है। कार से चलो, क्रोमेट सल्फेट ऑक्सिलेट में सब में बेरियम इंसॉल्युबल है, मतलब बेरियम का क्रोमेट बनाओगे तो भी इंसॉल्युबल, बेरियम का सल्फेट भी इंसॉल्युबल, बेरियम का ऑक्सिलेट भी इंसॉल्युबल, राइट। सॉल्बिलिटी का ये नियम है, जितना नीचे आओगे बेरियम सबसे नीचे होता है। अगर आप उसमें जाओगे, पीरियोडिक टेबल में जाओगे, बेरियम नीचे है, नीचे वाला कैटायन बड़े एनायन के साथ हमेशा इंसॉल्युबल होता है, और ये तीनों बड़े एनायन है, इनके साथ इंसॉल्युबल है, राइट। ये वाला जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम, वो 2 के साथ इंसॉल्युबल है। कार से चलो में कार उड़ा दो तो से चलो हो गया, और उसके नीचे जो कैल्शियम है, बीएससी में जो कैल्शियम है उसके साथ से चलो ही चलो रह गया, यानी ऑक्सिलेट रह गया। यानी क्या याद करोगे? बेरियम का सल्फेट इंसॉल्युबल या क्रोमेट इंसॉल्युबल या ऑक्सिलेट इंसॉल्युबल, आंसर ऑल इंसॉल्युबल। स्ट्रोंशियम का क्रोमेट सॉल्युबल, लेकिन सल्फेट और ऑक्सिलेट इंसॉल्युबल, और कैल्शियम का ओनली ऑक्सिलेट इंसॉल्युबल। याद रहेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात याद हो गई तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं लैब में। हमने क्या किया? फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 4 लिया, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 4 लिया, उसमें ग्रुप 5 का रीजन मिलाया। ग्रुप 5 का रीजन है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट। ये तो मिलाने की जरूरत नहीं, तो पहले मिलाया भाई हमने, ग्रुप 3 में भी तो मिलाया था बेटा ये। तो ये ग्रुप 3 में मिलाया था, तो ये NH4Cl, NH4OH, NH4CO3 ये मिला दो, और ये मिलाते कैसा आ जाएगा? व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। व्हाइट पीपीटी किसका आएगा? क्योंकि हम इसमें सोच रहे हैं या तो इसमें बेरियम आयन है या स्ट्रोंशियम है या कैल्शियम है, बेरियम है या स्ट्रोंशियम है या कैल्शियम है। हमको मालूम है कि स्ट्रोंशियम हमें दे नहीं सकता, तो इसके बारे में मत सोचो, बेरियम है या कैल्शियम है। अगर कार्बोनेट मिलाया है तो इन दोनों में से कार्बोनेट जो बनेगा, अगर बेरियम कार्बोनेट का बनेगा तो भी व्हाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी व्हाइट होता है। तो इसका मतलब अगर ग्रुप 5 प्रेजेंट है तो व्हाइट पीपीटी के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ग्रुप 5 अगर प्रेजेंट है तो ये तीनों अमोनियम वाले जो है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट मिलाने पर हमें व्हाइट पीपीटी के अलावा कुछ नहीं आएगा। व्हाइट पीपीटी नहीं आए ना तो इसका मतलब ना तो बी है, बेरियम है, ना कैल्शियम है, और व्हाइट पीपीटी आ गया मतलब बेरियम कैल्शियम में से कोई हो सकता है। और बेरियम की पहचान ये है कि ये तीनों इंसॉल्युबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जानबूझकर हम क्या क्रोमेट डालते हैं। हम बेरियम का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्रोमेट डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के तो क्रोमेट का पीपीटी नहीं आता है, इन दोनों के क्रोमेट का पीपीटी नहीं आता है। हमें मालूम है क्रोमेट के साथ में पीपीटी अगर आ गया, क्रोमेट के साथ में पीपीटी अगर आ गया तो बेरियम वहीं कंफर्म है, खत्म कहानी, दुकान बंद, घर चलो। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर क्रोमेट के साथ में पीपीटी आ गया मतलब बेरियम कंफर्म है ना बेटा। इसका और इसका तो क्रोमेट इंसॉल्युबल नहीं सॉल्युबल है, इसका मतलब उनका पीपीटी नहीं देगा। तो क्रोमेट के साथ पीपीटी देने वाला अकेला कौन? बेरियम। इसका मतलब बेरियम का टेस्ट करने के लिए क्रोमेट डाल दो। जैसे क्रोमेट डालोगे बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी आ जाएगा। ये देखो मैंने क्या लिखा है, टेस्ट फॉर बेरियम आयन। अगर व्हाइट पीपीटी में आपको शक है कि बेरियम कार्बोनेट है तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लाओ उसको, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट इंसॉल्युबल है, व्हाइट पीपीटी यही है। सॉल्यूशन में लाने के लिए इसको घोल दिया मैंने एसिटिक एसिड में। मैं जानता हूं एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आयन है वो बेरियम के साथ बेरियम एसीटेट बना देगा, और ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल। याद है बेटा, ऑल एसीटेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो ये पानी में घुल चुका है। मैंने कहा था अगर आपको शक है कि बेरियम है तो क्या डाल दो? पोटेशियम क्रोमेट, तो बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी आ जाएगा। अगर यहां पे गलती से ये स्ट्रोंशियम में कैल्शियम होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है। तो इसका मतलब येलो पीपीटी का क्रोमेट से येलो पीपीटी आ रहा है, क्रोमेट से येलो पीपीटी आ रहा है तो बेरियम क्रोमेट कंफर्म। वापस सुनो मैंने क्या कैसे किया। ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट लिया, उसमें 3 चीजें डाली, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट। व्हाइट पीपीटी आया तो मेरे को पहले से पता चल गया, अच्छा ये तो बेरियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट है। मेरे को शक है कि बेरियम कार्बोनेट है तो मैंने उसको एसिटिक एसिड में घोला, तो एसिटिक एसिड में घुल गया, बेरियम आयन सॉल्यूशन में आ गया, बेरियम एसीटेट बन गया, बेरियम आयन फ्रीली घूमने लगा, भाई साहब टेस्ट देगा। तो बेरियम ने बोला हम टेस्ट देगा। मैंने कहा चल ठीक है टेस्ट देगा, चल ले क्रोमेट ले। क्रोमेट डाला तो बेरियम बोलेगा यस मैं तो टेस्ट देगा, बिकॉज मेरा बेरियम क्रोमेट इंसॉल्युबल है। तो बेरियम क्रोमेट इंसॉल्युबल है, पीपीटी आ गया। पीपीटी आ गया तो हमें पता चल गया, अरे भाई साहब इसका मतलब बेरियम कंफर्म है।
अगर पीपीटी नहीं आएगा तो कैल्शियम कंफर्म है, क्योंकि स्ट्रोंशियम हमारे सिलेबस में है नहीं। कैसे लगा, मजा आया? अब देखो बेटा, अगर टेस्ट फॉर कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट को वापस एसिटिक एसिड में घोलेंगे, एसिटिक एसिड सबको घोल देगा, बिकॉज एसीटेट सारे सॉल्युबल होते हैं। एसीटेट घुल गया, कैल्शियम एसिडेट बन गया, अब वापस आ गया कैल्शियम मीडियम में आ गया, कैल्शियम सॉल्यूशन में आ गया। पहले तो कैल्शियम पीपीटी में था, अब कैल्शियम सॉल्यूशन में आ गया, तैर रहा है। अब बोल रहा है मैं कोई रिएक्शन देने को तैयार हूं। मैंने कहा चल ठीक है। हमने देखा इस लाइन में, हमने कहा कैल्शियम तो भैया सिर्फ ऑक्सीलेट के साथ पीपीटी देगा, सल्फेट के साथ भी नहीं देगा। तो मैंने कहा चलो सल्फेट कौन मिला है, हमने ऑक्सीलेट मिला है, तो हमने अमोनियम ऑक्सीलेट डाला, इसके अंदर पीपीटी आ गया, तो कैल्शियम कंफर्म हो गया। ये देखो यहां पर, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये टेस्ट नेगेटिव होने के बाद में ये टेस्ट करना है, क्योंकि ये टेस्ट तो बेटा बेरियम भी देगा ना बेटा, ये टेस्ट तो बेरियम भी दे देगा। अगर मान लो बेरियम में ऑक्सीलेट मिला दिया, तो बेरियम का भी तो ऑक्सीलेट इंसॉल्युबल है। इस बात को गहनता है सोचना बेटा, इस बात को गहनता है सोचना कि जब तक बेरियम का एब्सेंट होना कंफर्म नहीं हो, कृपया करके कैल्शियम का टेस्ट ना करें। पहले किसका टेस्ट करोगे, बेरियम का। दो बातें होंगी, या तो बेरियम है या बेरियम नहीं है। अगर है तो आ ही गया, और अगर नहीं है तो फिर अगर व्हाइट पीपीटी दे रहा है तो इसका मतलब वो कैल्शियम है। ऑक्सीलेट के साथ में व्हाइट पीपीटी दे रहा है तो मतलब वो कैल्शियम है। अभी बात को समझते रहना, सोचते रहना, नहीं तो फिर बेटा याद कर लो, और तो क्या यार। ठीक है ना, मेरे पास बताने के लिए इतनी सी बात थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ये याद कर लो। BSc 321 कार से चलो, तो ये कार से चलो वाले बेरियम के तीनों इंसॉल्युबल, फिर उसके स्ट्रोंशियम के दो इंसॉल्युबल, और उसके नीचे कैल्शियम का मात्र एक इंसॉल्युबल हो गया बेटा। चलो ग्रुप 6 का फिल्ट्रेट, ग्रुप 6 किससे करेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 5 से। फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 5 मिल गया आपको। ग्रुप 6 में अकेला नीट यूजी के सिलेबस में सिर्फ एक मैग्नीशियम है, ठीक है ना। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का क्या है ना, किताबों में लिख रखा होता है MgCO3 इंसॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा, इंसॉल्युबल। और पिछले बार वाले में मैंने क्या किया था बेटा, इसमें मैंने कार्बोनेट डाला था ना, तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि सर कार्बोनेट डाला था तो अगर मैग्नीशियम हुआ तो, या मैग्नीशियम, जब आप खुद ही बोल रहे हो मैग्नीशियम कार्बोनेट इंसॉल्युबल है, तो सर आपने BSc क्यों करवाया, मैग्नीशियम भी ही करा देते। मैग्नीशियम को भी तो कार्बोनेट इंसॉल्युबल है। आपके दिमाग में बात जरूर आएगी कि सर ग्रुप 6 का टेस्ट करने से पहले अगर मैग्नीशियम मान लो है, तो मैग्नीशियम अगर है तो कार्बोनेट अगर आप दे दिया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी आ जाएगा ना। उसका मेरे पास रीजन है, और ये रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, राइट। क्या दे रखा है वो देखो, वाई मैग्नीशियम कार्बोनेट नॉट प्रेसिपिटेटेड येट, यानी पहले वाले टेस्ट में मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी क्यों नहीं आया। तो सुनना, हमारे पास मीडियम में अमोनियम में थे, खूब सारा अमोनियम मिलाया था, मैंने जानबूझ के मिलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कार्बोनेट आयन कम हो जाए, क्योंकि कार्बोनेट आयन को अमोनियम न्यूट्रलाइज करता है, अमोनिया बन जाता है, खुद का H+ आयन इसको दे देता है, यहाँ बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो कुल मिला के क्या होता है मालूम है कि अमोनियम आयन कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट आयन को कम कर देता है, और वो इसको पीपीटी बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। तो अपनी कॉपी में क्या लिख दोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज नॉट एनफ to precipitate MgCO3. This is the reason why magnesium carbonate does not precipitate yet. तो इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का कहीं ना कहीं KSP हाई है ना, उसका सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी अधिक है। इसका मतलब उसको कार्बोनेट आयन ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन हमने जानबूझ के गला घोट दिया कार्बोनेट आयन का। इतने सारे अमोनियम ले लिए, वो सारे अमोनियम ने मिलकर क्या किया, कार्बोनेट की बरा बजा दी, कार्बोनेट को कम कर दिया। तो क्या हुआ, कार्बोनेट को कम कर दिया तो मैग्नीशियम का पीपीटी अभी तक आया नहीं था, इसलिए हम बच गए थे। अब अगर आप बोलो कि सर अभी तक की तो बात कही, छोड़ो सर, अभी तो आप अब का बताओ, अब मैग्नीशियम का टेस्ट कैसे करेंगे। तो जो फिल्ट्रेट है उसमें हम मिलाएंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम है बेटा इसका, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये मिलाएंगे। तो बेटा हमारे पास फिल्ट्रेट ऑफ जो ग्रुप 4 रहता है ना, उसमें अमोनियम तो हमने खूब सारा मिलाया हुआ है, तो अमोनियम कैटायन तो इसमें है ही है, और इसमें सोडियम है, और फॉस्फेट, इसमें सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सब है। अमोनियम आयन यहां से लो, जो फिल्ट्रेट था उससे अमोनियम आयन आएगा, फॉस्फेट इससे आएगा, और अगर इसके अंदर ग्रुप 5 के अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, अगर है तो मैग्नीशियम भी आएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा अमोनियम हो जाएगा पहला कैटायन, ये हो जाएगा दूसरा कैटायन, और ये तीसरे नंबर का हो जाएगा एनायन। ये तीनों मिलके पीपीटी बना लेते हैं, वो है व्हाइट पीपीटी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। किसका है बेटा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। पहली बार पीपीटी आया है, याद कर लेना। मैग्नीशियम का कार्बोनेट इंसॉल्युबल होता है, लेकिन अभी तक कार्बोनेट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि इसका पीपीटी आ जाए। तो हमने फिर अब ग्रुप 5 का फिल्ट्रेट जो लिया
उसमें हमने अपने आप से क्या मिला है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ग्रुप 5 के फिल्ट्रेट में दो चीजें हैं, अगर मैग्नीशियम है तो अमोनियम तो खूब सारा हमने मिलाया वही है, ये बात तो तय है। मैग्नीशियम अगर है तो मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट जो हमने मिलाया है वो तीनों चिपक जाएंगे और बना देंगे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट कलर का झकास वाला पीपीटी। खत्म हो गया अपना ग्रुप, टेस्टिंग खत्म हो गई। अगर आप बोलोगे सर टेस्टिंग तो खत्म हो गई, तो ग्रुप 6 तक तो खत्म हो गए, अब ग्रुप 6 खत्म हो गए तो क्या है, जीरो ग्रुप है। बेटा जीरो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, अमोनियम का होता है। अमोनियम को कभी भी हम अभी जो फिल्ट्रेट है ना उससे टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने खुद ने तो खूब सारा अमोनियम मिलाया है। इतना सारा अमोनियम जब खुद ने मिलाया तो खुद के मिलाया हुआ अमोनियम को टेस्ट करोगे तो उसमें होगा ही होगा। इसलिए हम शुरू में जाते हैं, शुरू में जब हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया था ना तो ओएस बनाया था, ओएस बस उसी ओएस में डायरेक्ट ओएस से टेस्ट करते हैं, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट ओएस। ये डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट अलग है और ओएस अलग, डायरेक्ट ओएस से टेस्ट करते हैं। ग्रुप रिएजेंट कौन है अमोनियम का, ग्रुप रिएजेंट ये है NaOH। अगर मीडियम में, अगर आपके पास सॉल्यूशन में शुरू में जो सॉल्यूशन है उसमें अमोनियम है तो NaOH उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसमें H+ आयन है बेटा, इसका OH है, HOH न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अमोनिया गैस मिल जाएगी। ये अमोनिया गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था। अमोनिया जब बनती है तो क्या क्या टेस्ट देती है। पहला टेस्ट तो है उसका स्मेल, अमोनिकल स्मेल होती है। दूसरा है HCl की, जब ग्लास रॉड लाओगे तो NH4Cl के डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेसरस रीजेंट के साथ में अमोनिया ब्राउन पीपीटी दे देती है। ये नेसरस रीजेंट के साथ में ब्राउन पीपीटी दे देती है, ये मैंने पहले करवाया हुआ है, वापस देख लो। नेसरस रीजेंट क्या होता है, K2HgI4 होता है, K2HgI4 होता है बेटा। K2HgI4 को नेसरस रीजेंट कहते हैं, ध्यान रखना, आंसर नहीं कहते हैं। इसके साथ में KOH होना चाहिए, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो K2HgI4 प्लस KOH होगा तो उसका नाम होगा नेसरस रीजेंट, अन्यथा नहीं। तो K2, ये मैंने पहले बताया आपको, K2HgI4 प्लस KOH का नाम है नेसरस रीजेंट, और ये जीरो ग्रुप के का प्रेजेंस है अगर तो ब्राउन पीपीटी देगा। इसका फॉर्मूला HgO.HgNH2i होगा, HgO.HgNH2i होगा। ये हो गया HgO मर्करिक ऑक्साइड और मर्करिक अमाइडो, ये अमाइडो और ये आयोडीन है, तो मर्करिक अमाइडो आयोडीन, मतलब ये वाला ये ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, ये खास बात है, राइट। क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे बेटा, जीरो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए ग्रुप रीजेंट कौन है, आंसर है NaOH। NaOH का ग्रुप रीजेंट क्या करेगा, अमोनियम को अमोनियम में कन्वर्ट कर देगा, और अमोनिया से हम खूब सारे के टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अमोनिया है कि नहीं है। अमोनिया के टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है, पहला तो टेस्ट है उसका स्मेल टेस्ट, अमोनिकल स्मेल आएगी। दूसरा HCl की ग्लास रॉड जब पास में ले जाएंगे एकदम घेरे सफेद बादल आ जाएंगे, धुआं जैसा लगेगा, व्हाइट डेंस फ्यूम्स आ जाएगी, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तीसरा टेस्ट है अमोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है नेसरस रीजेंट टेस्ट, जिसका फॉर्मूला K2HgI4 प्लस KOH के साथ में ब्राउन पीपीटी दे देगा, इसका फॉर्मूला HgO.HgNH2i है, राइट। चलो भैया, हो चुका है सारा, अब इसको हटाओ, अब पॉज करो, पॉज करके अब सारा अच्छी तरह प्रिपेयर करो। आधा घंटा दिया मैंने आपको, आधा घंटे बाद में खाना जाओ, आधा घंटे बाद में आना, और आधा घंटे बाद में आके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। इन विच टेस्ट ब्रिलियंट रेड कलर इज फॉर्म्ड, ब्रिलियंट रेड कलर किसमें बनता है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आपका, नहीं आया तो देखते हैं। लेक में ब्लू कलर बनता है बेटा, लेक तो एल्यूमिनियम का वो टेस्ट होता है ना, उसमें वो एड्जॉर्प्शन के कारण नीला कलर आता है, तो लेक का ब्लू होता है, तो ये ब्लू है, तो इसका मतलब हमें रेड ढूंढना था। पर्शियन ब्लू इन फेरिक, अभी देखो कितनी मजाक कर रहा है, कलर ऑफ पर्शियन ब्लू की, अब पूछ रहा है हमसे रेड कलर किसका है, और ऑप्शन में कलर ऑफ पर्शियन ब्लू, भला कोई ब्लू कलर रेड हो सकता है क्या, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ये तो कॉमन सेंस जिसके अंदर नहीं है वो इसको टिक करेगा। कलर ऑफ NiDMg होल ट्वाइस, मैंने कहा था चेरी रेड कलर होता है NiDMg होल ट्वाइस का, निकल के टेस्ट में NiDMg होल ट्वाइस करते हैं, रेड पीपीटी बनता है, क्योंकि अगर दिमाग से बेसिक बात निकल जाती है तो रेड कलर आता है, मालूम है ना, तो रेड कलर, रेड ब्रिलियंट रेड होता है, बिल्कुल सही है। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट अभी देखा था मैंने, इसका व्हाइट कलर था। मैग्नीशियम का जो कलर होता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का जो पीपीटी होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ये कर लिया हमने। विच इज मोस्ट इनसॉल्युबल, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको, बढ़िया है। मैंने कहा था बेरियम के लिए तीनों लिखा था मैंने, कार से चलो सब लिखे थे, इसका मतलब तीनों इनसॉल्युबल थे, लेकिन बाकी में मैंने कार नहीं लिखी थी। स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम बेचारा गरीब, इनके पास कार नहीं है, बेरियम के पास कार है, मतलब बेरियम का क्रोमेट इनसॉल्युबल है, बाकियों की क्रोमेट मोर सॉल्युबल है, और मोस्ट इनसॉल्युबल पूछा है तो आंसर फर्स्ट आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पीपीटी सॉल्युबल इन HNO3, HNO3 में कौन सॉल्युबल है,
तो इसमें HNO3 डालेंगे तो इसका नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा तो नाइट्रेट तो ऑल सॉल्युबल होता है, जिंक का भी नाइट्रेट बन जाएगा सॉल्युबल, लेड का भी ऑल आंसर आ गया ऑल, सबके अंदर नाइट्रेट बन जाएंगे ना बेटा। ये कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, इसका बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, और ऐसे बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑल सॉल्युबल, सब घुल मिल जाएंगे, ऑल सॉल्युबल। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन कंटेनिंग फेरिक। फेरिक के सॉल्यूशन के लिए सही बात क्या है? कैन बी रिड्यूस बाय SnCl2। तो फेरिक अगर है बेटा, फेरिक अगर है तो आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो कि SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देता है और रंग आता है येलो से ग्रीन। इसका रंग येलो लिख देना अपनी को नोटबुक में, इसका रंग ग्रीन होता है, येलो से ग्रीन कलर आ जाता है। तो इसका मतलब ये सही है, फर्स्ट तो ट्रू स्टेटमेंट है, फर्स्ट ट्रू है। सेकंड, गिव्स व्हाइट पीपीटी विद, गिव्स पीपीटी विद NaOH, पीपीटी का कलर नहीं बोला है, Fe और OH, तो ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, तो FeOH बोल रहा है इसको, तो मैंने आज रेड ब्राउन पीपीटी बताया था बेटा, तो पीपीटी देता है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। गिव्स ब्लू पीपीटी विद K4 Fe6। अच्छा, K4 Fe6 के साथ तो ये प्रशियम ब्लू देगा ना, फेरिक प्रशियम ब्लू देता है, अरे मालूम है प्रशियम ब्लू देता है, वो पहले पीपीटी बनता है और एक्सेस में होता है, अगर एक्सेस में K4 Fe6 ले देते हैं तो कोलोइड बन जाता है, वो भी प्रशियम ब्लू ही कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट, आंसर इज ऑल ए। व्हाइट पीपीटी HCl, देखो अच्छी तरह से सॉल्व करो इसको। ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस में ए क्या हो सकता है? अगर ए फेरिक हाइड्रोक्साइड है बेटा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता, बिकॉज ये रेड ब्राउन पीपीटी होता है या व्हाइट पीपीटी लिखा हुआ है। कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने आज बताया था, ये ब्लू पीपीटी है, ये व्हाइट पीपीटी लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ZnS व्हाइट पीपीटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, व्हाइट पीपीटी हो सकता है, डाइल्यूट HCl में घुल जाता है, ZnCl2 बना लेता है, तो B ZnCl2 है। अगर ये वाला ZnS है, अगर ये ZnS है तो ये ZnCl2 है। ZnCl2 NaOH के एक्सेस में, NaOH एक्सेस नहीं दिया हुआ है, पहले NaOH दिया हुआ है, तो व्हाइट पीपीटी बनता है जो ZnOH होल ट्वाइस हो गया, ZnOH होल ट्वाइस हो गया, ये व्हाइट पीपीटी है, और एक्सेस में घुल जाता है D, और ये Na2 ZnO2 है, सोडियम जिंकेट, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा जिंक से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये जिंक का आंसर सही लग रहा है। कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट पीपीटी है क्या? तो क्लोराइड तो बड़ा सारे सॉल्युबल होते हैं, जब क्लोराइड सारे सॉल्युबल हैं तो ये गलत दे रहा है कि जिंक क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट पीपीटी होता ही नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड तो व्हाइट वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये गलत हो गया बेटा हमारा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ग्रुप रीजेंट फॉर ग्रुप 4 कैटायन इज, ग्रुप 4 कैटायन की ग्रुप रीजेंट कौन है? तो ग्रुप 4 कैटायन के अंदर, ग्रुप 4 के अंदर हम पास करते हैं H2S इन अमोनिकल मीडियम यानी बेसिक मीडियम। तो H2S लेना है, लेकिन एसिडिक मीडियम नहीं लेना है, H2S में बेसिक मीडियम लेना है। ये H2S बेसिक मीडियम में, ये आंसर है हमारा। यहाँ तो फर्जी दे रखा है, ये वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, तो 5वें ग्रुप का है ना, BSC वाले ग्रुप का है ये तो, राइट। विच इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा? लेड क्रोमेट, मेरा लेड क्रोमेट 2 बार हो गया है। लेड क्रोमेट हुआ था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, येलो पीपीटी बना था, और आज मैंने लेड के टेस्ट में कराया था, वो भी येलो पीपीटी था, रेड लिखा हुआ है, तो ये पहला गलत हो गया, ये वाला मैच गलत है। ये वाला ग्रीन है, ये प्रशियम ब्लू है, प्रशियम ब्लू तो ब्लू होता है, ये भी गलत है। NiDMG होल ट्वाइस ब्लू बोल रहा है, ये भी गलत है। और ये मैंने कहा था ब्रिलियंट रेड या क्या बोलते हैं रोज रेड, ऐसा कलर होता है ना, Zn2 Fe6, ये ब्लू व्हाइट होता है, ये ब्लू व्हाइट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम KSP, मैक्सिमम KSP का मतलब सबसे ज्यादा घुलने वाला, ज्यादा सॉल्युबल, राइट। मैक्सिमम KSP मतलब ज्यादा सॉल्युबल। अब बताओ, ये तो ग्रुप सेकंड का है, ये ग्रुप सेकंड का है, और ये ग्रुप फोर्थ का है, और ये ग्रुप सेकंड का है। जितने ऊपर वाले ग्रुप होते हैं बेटा उनका KSP लो होता है, ऊपर वाले ग्रुप का KSP लो है, नीचे वालों का ही होता है। ये नीचे वाला ग्रुप है, सेकंड थर्ड फोर्थ नीचे आता है ना, चौथा नीचे आता है, यूँ सेकंड है, यूँ थर्ड है, यूँ फोर्थ है। फोर्थ ग्रुप वालों का KSP हाई है, इसका KSP हाई है, तो इसलिए हाईएस्ट KSP किसका हो गया? ZnS का हो गया। इसलिए इसको पीपीटी बनाना मुश्किल होता है, इसके लिए हमारे को बेसिक मीडियम लेना पड़ता है, बाकी सबके लिए एसिडिक मीडियम से काम चल जाता है, राइट। थोड़ा हमारा सॉल्ट एनालिसिस पूरा हो गया, आपने इतना साथ दिया और इतना वेट किया, क्योंकि क्या होता है कि क्लासेस भी चलती हैं, कुछ 1-2 प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा भी चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल था, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड। और अभी ये राइट टाइम है करने का, अभी कोई ये मत सोचो कि बहुत जल्दी या बहुत देरी है, अभी एकदम परफेक्ट टाइम है करने का, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पूरी इनऑर्गेनिक अपनी पी ब्लॉक वगैरह हर जगह लगभग पूरे हो गए, तो जो इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट है ना वो आपने पढ़ लिए हैं, तो अब ये पढ़ना, अब ये एब्जॉर्ब करना, अभी हमारे में इम्बाइब करना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, ठीक है ना। एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी हेल्प देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू अन अकेडमी, एट अन अकेडमी, है ना। मेरे जो नंबर हैं वो देख लो, 9785641900, ये मेरा नंबर है,
ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप जाके कुछ भी जो आपकी क्यूरीज हैं आज के लेक्चर को लेकर या इससे पहले वाले को लेकर, तो जो भी क्यूरीज हैं वो आप क्यूरीज डाल सकते हो, है ना। आई विल ट्राई टू गिव अ अप्रोप्रिएट रिप्लाई फॉर डैट, बट इट माइट टेक सम टाइम, बट येस आई वुड रिप्लाई। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे अगर बहुत कुछ आवश्यक हो, खासतौर पे एडमिशन से संबंधित कुछ बात हो, कोई प्रोसेस समझना हो, कोई नए बैचेस का, अपकमिंग बैचेस का कुछ पूछना हो, देन यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑन दिस नंबर। आप अनअकैडमी पे कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, है ना। यू कैन ज्वाइन विद द अनअकैडमीज कोटा पल्स टेलीग्राम चैनल, तो उन पे भी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक आ जाएगी। एंड मैंने वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर और अनअकैडमी के पल्स पर कुछ आपके लिए क्वेश्चंस का सेट मैंने दिया था, तो आई होप वो क्वेश्चन का सेट आप तक रीच कर गया है। इफ़ नॉट देन टेल मी, तो मैं क्वेश्चन का सेट दूंगा। कैटायंस के टेस्ट, एनहांस के टेस्ट 2 का देना है हमको। अभी तक मैंने एनहांस के दिए थे, अब चूंकि कैटायंस पूरे हो चुके हैं तो आई विल गिव अ टेस्ट फॉर गिव फ्यू क्वेश्चंस फॉर कैटायनिक टेस्ट। और मैं जानता हूं बेटा कि अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हुए, सिर्फ वो क्वेश्चंस, जैसे आज जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, हर बार मेरा तरीका रहा है कि मैं जो भी लेक्चर लेता हूं उसके बाद के क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चंस हैं आपके पास, सिर्फ उतने क्वेश्चंस भी किए हुए, इट इज़ मोर देन इनफ है बेटा, ठीक है ना। चलो, कीप डूइंग वेल, ठीक है ना। मजबूती जुड़े रहो और अपना काम अच्छी तरह करते रहो, और जो भी अच्छे काम करते हैं, whenever you work hard, whenever you do good work, it gets collected in some account, in some unknown account में जुड़ जाता है। वो कब आपको पे बैक होगा आपको खुद को पता नहीं चलता है। तो कीप डूइंग गुड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, and you will excel surely. All the best, future doctors. Bye bye. Have a nice time.